नमस्कार मित्रों। आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस मतलब राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन करेंगे। और राजनीतिक विज्ञान में क्या अध्ययन करेंगे? राजनीतिक विज्ञान का क्षेत्र, शक्ति, सत्ता, स्वतंत्रता तथा न्याय के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो हमारा जो अध्याय है उसका नाम है राजनीति का क्षेत्र, शक्ति, सत्ता, स्वतंत्रता तथा न्याय। तो इसका देखिए भूमिका देखते हैं। पहले भूमिका क्या है? आपके राजनीतिक विज्ञान के पाठ्यक्रम का यह प्रारंभिक पाठ है। इसमें मतलब ये शुरुआत मतलब पहला अध्याय। इसमें हम राजनीतिक विज्ञान का अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। राजनीतिक विज्ञान का अर्थ क्या है इसको समझने का प्रयास करेंगे तथा राजनीतिक विज्ञान के विस्तृत क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले तत्वों से शक्ति, सत्ता, स्वतंत्रता तथा न्याय के बारे में भी अध्ययन करेंगे। और इसका उद्देश्य मतलब हम लोग जब राजनीतिक विज्ञान पढ़ेंगे तो इससे हम लोग को क्या सीखने का मौका मिलेगा, इससे हम लोग क्या क्या सीखेंगे इसके बारे में जानते हैं। तो इस पाठ को पढ़ने के बाद आप राजनीतिक विज्ञान के अर्थ और उसकी बदलती अवधारणाओं को स्पष्ट कर सकेंगे। मतलब हम लोग राजनीतिक विज्ञान के अर्थ और उसकी बदलती अवधारणाओं को समझ सकते हैं। राज्य की भूमिका, सरकार की कार्यप्रणाली, नागरिकों के सरकार के संबंध तथा उनसे जुड़ी गतिविधियों के संदर्भ में राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र का अध्ययन कर सकेंगे। राजनीतिक विज्ञान तथा राजनीति में अंतर स्पष्ट कर सकेंगे। शक्ति का अर्थ स्पष्ट करते हुए शक्ति तथा सत्ता के बीच अंतर स्पष्ट कर सकेंगे। स्वतंत्रता अर्थ तत्व बता सकेंगे तथा मानव के विकास में स्वतंत्रता की भूमिका स्पष्ट कर सकेंगे। न्याय शब्द का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसे सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक पहलुओं पर विचार कर सकेंगे। न्याय की प्रारंभिक स्पष्ट कर सकेंगे तथा न्याय और स्वतंत्रता के अन्य संबंधों को स्पष्ट कर सकेंगे। ये सारे चीज़ हम लोग जो है कि पढ़ने के बाद समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखते हैं पहला 1.3 राजनीतिक विज्ञान का अर्थ तथा उसकी बदलती अवधारणा। पहला है समाज विज्ञान के रूप में राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन मानव की सामाजिक गतिविधियों तथा उसके अधिकारों का मूल्यांकन करने वाले संगठनों का अध्ययन करता है। मतलब समाज में जो है कि विज्ञान रूप से जो है इसके जो है समाज में जितने वाले संगठन, जितने सारे कार्य हैं उसका अध्ययन हम लोग करते हैं। राजनीतिक विज्ञान राज्य द्वारा निर्धारित कानून एवं व्यवस्था का अध्ययन तो करता है, साथ ही इससे संबंधित उत्पन्न विवादों को निपटाने के संबंधी निर्मित उपबंधों का भी अध्ययन करता है। मतलब किसी प्रकार का यदि विवाद हो तो उस विवाद का भी जो है कि हल करने का प्रयास राजनीतिक विज्ञान करता है। राजनीतिक विज्ञान का अर्थ, राजनीतिक शब्द ग्रीक भाषा के पोलिस शब्द से उत्पन्न हुआ है जिसका अर्थ होता है नगर, राज्य। इस शब्द का पहली बार अरस्तु ने प्रयोग किया था। जो राजनीतिक विज्ञान का शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम जिसने प्रयोग किया था उसका नाम क्या था? उसका नाम था अरस्तु। अरस्तु ने राजनीतिक विज्ञान का जो है कि सर्वप्रथम प्रयोग किया था। और ये जो है राजनीतिक विज्ञान जो है वो जो है ग्रीक भाषा का है। क्या है? राजनीतिक विज्ञान जो शब्द है वो ग्रीक भाषा का है। कौन सा शब्द है? ग्रीक भाषा है। और ग्रीक भाषा जो है उसमें पोलिस शब्द से ये जो उत्पन्न हुआ है, किसमें उपलब्ध हुआ है? पोलिस शब्द में उपलब्ध हुआ है, जिसका अर्थ होता है नगर राज्य। इसका अर्थ क्या होता है? नगर राज्य। जिसका अर्थ होता है नगर राज्य। जो है राजनीतिक विज्ञान मतलब क्या होता है? इसका जो है ये ग्रीक भाषा में इसका उत्पत्ति हुआ है, पोलिस शब्द है और इसमें जो है इसका मतलब होता है नगर राज्य। इस शब्द का पहली बार जो प्रयोग किया था उसका नाम क्या है? अरस्तु। उसका नाम क्या है? अरस्तु। उसने इस शब्द को बहुत ही विस्तृत दृष्टिकोण से देखा, परखा तथा उसने राजनीतिक विज्ञान को ही प्रमुख विज्ञान माना। और जो है कि जब उसने जो है पूरी तरह से देखा, परखा, उसके बाद क्या है राजनीतिक विज्ञान को जो प्रमुख विज्ञान के नाम से विज्ञान माना गया। अरस्तु ने इसके अंतर्गत न केवल नगर राज्य जो कि एक राजनीतिक संस्थान है को ही समाहित किया था, बल्कि परिवार, इसमें जो है राजनीतिक विज्ञान क्या है? परिवार, समाज सब लेकर आ गया। परिवार, समाज तथा अन्य सामाजिक संगठनों को भी इसके अंतर्गत समाहित कर लिया था, जो आज समाज शास्त्र, नीति शास्त्र तथा अन्य सामाजिक विज्ञानों के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। मतलब हर एक क्षेत्र को जो राजनीतिक विज्ञान में समाहित है, सारे का सारा जो है कि प्रकार से देखा जाए तो समाहित है। आगे देखते हैं। राजनीति के प्रति प्राचीन ग्रीक चिंतकों का दृष्टिकोण दार्शनिक दृष्टिकोण था। इसके विपरीत प्राचीन रोमन चिंतकों ने विचारों से राजनीति का वैधानिक पक्ष को अधिक महत्वपूर्ण माना। तो ये जो है कि अधिक महत्वपूर्ण के रूप में देखा गया। अब देखिए राजनीतिक
राजनीतिक दर्शन क्या है जो हम लोग को यहाँ पर दिया हुआ है। राजनीतिक दर्शन एक निर्धारित कालखंड में राजनीतिक विचारों का अध्ययन को राजनीतिक दर्शन कहते हैं। मतलब जो है कि राजनीतिक दर्शन को हम लोग क्या कहेंगे, जो एक जो है कि निर्धारित मतलब एक समय, एक कालखंड मतलब क्या है, कालखंड मतलब समय एक निश्चित समय में जो अध्ययन किया गया है उसे हम लोग क्या कहेंगे, राजनीतिक दर्शन कहेंगे। उसके हम लोग क्या कहेंगे, राजनीतिक दर्शन करेंगे। मध्यकाल में राजनीतिक विज्ञान धार्मिक आदेशों तथा धार्मिक चर्चा की एक शाखा थी। तब राजनीतिक सत्ता धार्मिक संस्थाओं में चर्चा के अधीन था। मतलब जब शुरुआत में देखा जाए तो राजनीतिक विज्ञान जो है कि बस धर्म को जो है कि चर्चा किया था, धार्मिक आदेशों का जो है पालन करता था। मतलब धर्म का जो है चर्चा करने का ही एक कर्म होता, उसे हम लोग जो है कि उस समय राजनीतिक समझते थे। आधुनिक युग में राज्य के आकार में विस्तार साथ साथ राजनीतिक विज्ञान ने एक वास्तविक, व्यवहारिक और धर्मनिरपेक्ष रूप धारण कर लिया है और औद्योगिक क्रांति के बाद राज्य की भूमिका सिर्फ आंतरिक कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने और बाहरी आक्रमणों के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करने तक ही सीमित रह गई है। मतलब यहाँ पर जैसे देखा जाए तो आधुनिक युग में जो है क्या इसका आकार जो राजनीतिक विज्ञान का वो बहुत ज़्यादा ही बढ़ चुका है। वास्तविक, व्यवहारिक, धर्मनिरपेक्ष मतलब क्या है, व्यवहारिक मतलब कि जो है व्यवहार के रूप में प्रयोग हो रहा है। धर्मनिरपेक्ष मतलब कि जो है कि राजनीति जो है कि धर्मनिरपेक्ष मतलब कि धर्मनिष्ठ नहीं, धर्मनिरपेक्ष मतलब कोई भी धर्म को जो है कि ये समान एक रूप में दिया जाने का कार्य कर रहा है। औद्योगिक क्रांति मतलब उद्योग से संबंधित था ना। राज्य की भूमिका में सिर्फ आंतरिक कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने, मतलब आंतरिक मतलब इंटरनल कानून जो है और जो व्यवस्था है बनाए रखने तथा बाहरी आक्रमणों के विरुद्ध, जितने बाहरी आक्रमण है उसके विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करने तक सीमित रह गई है। मतलब बाहर का जो है कि जो आक्रमण हो, जो लड़ाई झगड़ा हो, उसके विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करने का कार्य भी जो है राजनीतिक विज्ञान कर रहा है। कालांतर में समाज विज्ञान को कई उप भागों में बांटा दिया था। मतलब पहले जो है कि देखा जाए तो राजनीतिक विज्ञान को कई उप भागों में जो है कि बांटने का कार्य किया था। राजनीतिक विज्ञान का क्षेत्र सिर्फ राज्य के विशेष अध्ययन तक ही सिमट कर रह गया। अब इसके अंतर्गत सरकार के विभिन्न रूपों तथा उनके अंगों, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। देखिए यदि हम लोग देखते हैं राजनीतिक विज्ञान में सबसे इम्पोर्टेंट तथ्य जो है कि देखा जाए तो उसमें से एक विधायिका आ जाता है, कार्यपालिका आ जाता है, न्यायपालिका आ जाता है। जब हम लोग कार्यपालिका के बारे में पढ़ेंगे तो इसका विस्तार पूर्वक कार्यपालिका के बारे में पढ़ेंगे। विधायिका चैप्टर जब पढ़ेंगे तो आपको विधायिका के बारे में विस्तार पूर्वक बताएंगे। न्यायपालिका के समय में न्यायपालिका के बारे में हम लोग जो है कि विस्तार से चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर जो है कि फिलहाल जो है कि ये समझिए कि ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका बहुत ही इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण चीज़ है, अध्ययन किया जाने लगा। राजनीतिक विज्ञान इन तीनों अंगों के संरचना शक्तियों, कार्य प्रणाली तथा इनके अंत संबंधों का अध्ययन करता है। मतलब राजनीतिक विज्ञान क्या अध्ययन करने कार्य कर रहा है, इन तीनों अंगों का प्रयोग जो है कि अध्ययन करता है। विधायिका के बारे में अध्ययन करता है, कार्यपालिका के बारे में अध्ययन करता है और न्यायपालिका के बारे में अध्ययन करता है। तीनों चीज़ों को विस्तार पूर्वक अध्ययन करने का कार्य कौन करता है, तो ये जो है कि राजनीतिक विज्ञान करता है। इस अंगों की संरचना मतलब इसकी संरचना क्या है, इसकी शक्ति क्या है, इसकी कार्य प्रणाली क्या है, इन सारे बातों का अध्ययन जो करने का कार्य यदि कोई करता है तो राजनीतिक विज्ञान जो करता है। किसका अध्ययन करता है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। कालांतर में राजनीतिक विज्ञान राज्य के विशेष अध्ययन तथा उससे जुड़ी गतिविधियों के अध्ययन का विज्ञान मात्र माना गया था। मतलब कालांतर मतलब जो एक समय, जो पुराने समय की बात है, जब आज मतलब शुरुआती समय का बात है, उस समय क्या है कि कालांतर में जो है राजनीतिक विज्ञान को राज्य के विशेष अध्ययन, मतलब राज्य के ही विशेष अध्ययन से जुड़ी गतिविधियों का ही अध्ययन माना जाता था, जो आज इस तरह नहीं माना जाता है। आज थोड़ा व्यापक रूप माना गया है। कालांतर में इसकी विषय वस्तु अधिक व्यापक बन गई। कालांतर में इसकी विषय वस्तु अधिक व्यापक बन गई। उदाहरण के लिए लास्की ने इसकी एक नई व्यवस्था प्रस्तुत करते हुए कहा है कि एक संगठित राज्य की, लास्की कौन है, तो लास्की के बारे में यदि हम लोग देखा जाए तो लास्की क्या है, लास्की एक नाम है, एक राइटर का नाम है, एक व्यक्ति का नाम है ना। तो उसके अनुसार देखा जाए तो लास्की ने इसकी एक नई व्यवस्था प्रस्तुत करते हुए कहा कि एक संगठित राज्य की राजनीतिक गतिविधियों का अध्ययन मनुष्य के जीवन से संबंधित तथ्यों का अध्ययन जैसा है। 20वीं शताब्दी में दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद राजनीतिक विज्ञान की व्याख्या के रूप में व्यवहारवादी दृष्टिकोण के रूप में एक तीसरी विचारधारा का उदय हुआ। इस दृष्टिकोण ने राजनीतिक संस्थाओं एवं ढांचाओं गतिविधियों की तरफ से अपना ध्यान हटाकर उनकी कार्यप्रणाली और केंद्रित किया। मतलब क्या है कि जो ढांचा जो है, मतलब क्या संरचना है, उसको हटाकर क्या है कि कार्यप्रणाली मतलब
क्या कार्य है इसके, उसके साइड में जो इसका आकर्षित किया। यह दृष्टिकोण राजनीतिक गतिविधियों तथा राजनीतिक संस्थाओं के नियंत्रित करने वाले महिला तथा पुरुष कर्मियों की गतिविधियों एवं व्यवहार का अध्ययन करने पर बल देता है। मतलब यहाँ पर महिला और पुरुष कर्मियों मतलब क्या है, जो कर्मी हैं उनके बारे में भी ये बल देने का कार्य करता है, मतलब उसके बारे में भी अध्ययन हो सकता है। यह विचारों के अध्ययन का अपेक्षा तथ्यों, सबूतों, दस्तावेजों, यहाँ पर जो है कि ये क्या है, विचारों का अध्ययन की अपेक्षा जो है कि माने विचार का अध्ययन नहीं, ये जो है कि गतिविधियों का यहाँ पर जो है सबूतों का, तथ्यों का और दस्तावेजों तथा कार्यशैली का भी अध्ययन पर बल देता है। मतलब सबूत क्या है, दस्तावेज क्या है, तथ्य क्या है, उन सारे को भी अध्ययन करने का कार्य जो है राजनीतिक विज्ञान करता है। राजनीतिक गतिविधियों, सरकारी पद पर आसीन व्यक्तियों के व्यवहार के माध्यम से जो राजनीतिक गतिविधियाँ स्पष्ट होती है वे ही राजनीतिक विज्ञान की विषय वस्तु है। मतलब जो है कि यहाँ पर जो है सरकार के जनप्रतिनिधि गतिविधि जो है, जो आसीन है व्यक्तियाँ जो है राजनीतिक गतिविधियों में, सरकारी पद है उसमें है ना, उसके बारे में भी अध्ययन करने का कार्य जो है राजनीतिक विज्ञान करता है। राजनीतिक गतिविधियों के अंतर्गत राजनीतिक गतिविधियों के अंतर्गत किसी व्यक्ति द्वारा चुनाव लड़ने से लेकर सरकार द्वारा जारी किसी नीति में प्रभावित होने वाले जनता के किसी समूह द्वारा किया जाने वाले आंदोलन आ सकता है। क्योंकि विभिन्न व्यक्ति विभिन्न हितों पर बल देते हैं, अतः इन गतिविधियों के अंतर्गत प्रतिस्पर्धा, विवाद तथा मतभेद सभी कुछ आते हैं। मतलब क्या, जो राजनीतिक में देखा जाए, राजनीतिक विज्ञान में देखा जाए तो इसमें गतिविधियाँ लड़ने वड़ने सब जो है कि हर एक चीज़ को जो है कि शामिल किया गया है। प्रतिस्पर्धा, विवाद, मतभेद हर कुछ जो है कि यहाँ पर देखा जा सकता है। किंतु सरकार द्वारा किए जाने वाले बल प्रयोग तथा विरोधों का समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा बनाए गए संतुलन नीतियों तथा उसके प्रभाव को भी राजनीतिक विज्ञान ने अपने अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत समाहित किया। मतलब किसी प्रकार का यदि समस्या उत्पन्न होती है तो सरकार उसमें कार्रवाई करता है, और उस कार्रवाई जब कार्रवाई किया जाता है तो उस समय क्या सरकार के द्वारा जो कार्रवाई किया जाता है उसका भी अध्ययन जो है कौन करता है, राजनीतिक विज्ञान करता है। उसका भी अध्ययन जो है कि राजनीतिक विज्ञान का करने का काम जो है करता है। राजनीतिक विज्ञान उस चीज़ को भी अध्ययन करने का कार्य करता है। किंतु देखिए यहाँ पर लिखा हुआ एकदम साफ साफ, किंतु सरकार द्वारा किए जाने वाले बल प्रयोग, मतलब सरकार के द्वारा क्या प्रयोग किया गया, बल प्रयोग, मतलब अपने अधिकार क्षेत्र, अपने पुलिस या अपने जो आर्मी या किसी भी चीज़ का प्रयोग करके अपना बल प्रयोग करता है, उससे भी जो अध्ययन करने का अंतर्गत जो है कि राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत रखा गया है। आगे देखते हैं, राजनीति को एक ऐसे दृष्टिकोण के रूप में भी जाना जाता है जहां व्यक्ति अथवा समुदाय अपने निर्धारित किंतु विरोध मूलक उद्देश्यों के पूर्ति के लिए प्रयास करता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि राजनीतिक एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत गांव, शहर, प्रांतीय स्तर पर सामाजिक मर्यादाओं के तहत व्यक्ति अथवा समूह की आवश्यकता स्रोतों की तलाश की जाती है। मतलब राजनीतिक क्या है, यहाँ पर जो है गाँव के बारे में चर्चा, समाज के बारे में चर्चा, हर एक चीज़ को जो है यहाँ पर समाहित करने का कार्य जो है कि राजनीतिक विज्ञान क्या है। मतलब आप गाँव के बारे में भी समझ सकते हैं, शहर के बारे में समझ सकते हैं, केंद्र के बारे में समझ सकते हैं, राज्य के बारे में समझ सकते हैं, सारी चीज़ों को अध्ययन करने का कार्य जो है राजनीतिक विज्ञान करता है। सामाजिक मर्यादाओं के तहत व्यक्ति अपना समूह की आवश्यकता के स्रोतों की तलाश की जाती है, किंतु वास्तव में राजनीतिक विज्ञान को किसी समुदाय की शक्ति की लड़ाई से उत्पन्न विवादों के अध्ययन तक सीमित नहीं कर देना चाहिए। मतलब क्या है कि उत्पन्न हुआ है, क्या किसी लड़ाई के कारण से जो उत्पन्न हुआ है वहाँ तक इसका सीमित करने का कार्य नहीं करना चाहिए। किंतु ऐसा भी चिंतक वर्ग है जो राजनीतिक विज्ञान को कानून व्यवस्था तथा न्याय की व्यवस्था करने वाले सशस्त्र के रूप में माना जाता है, या एक प्रकार के संज्ञानात्मक तथा तर्कपूर्ण दृष्टिकोण है। मतलब हर एक प्रकार से देखा जाए तो राजनीतिक विज्ञान जो है कि अच्छे अच्छे बातों को निकाल कर अध्ययन करने का कार्य करता है, हर एक समस्या का समाधान का अध्ययन करता है, और हर एक व्यक्ति का जो अधिकार को भी अध्ययन करने का कार्य जो है कि राजनीतिक विज्ञान करता है। अब यहाँ पर हम लोग बॉक्स में देखते हैं, बॉक्स में क्या लिखा हुआ है। तो बॉक्स में यहाँ पर देखते हैं तो बॉक्स में लिखा है राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत सरकारी प्रक्रिया तथा प्रणालियों का वैधानिक सुव्यवस्थित अध्ययन एवं विश्लेषण किया जाता है। मतलब सरकारी प्रक्रिया जो भी है उसका अध्ययन जो हम लोग कहाँ करते हैं, राजनीतिक विज्ञान में करते हैं, उसका विश्लेषण हम लोग राजनीतिक विज्ञान में करता है। या एक आधुनिक व्याख्या है या राजनीतिक विज्ञान की पुरानी व्याख्याओं से ज़्यादा विस्तृत है। मतलब हर एक चीज़ जो है कि जब समय के साथ जब बढ़ते जाता है तो उसका जो है कि व्यापक और विस्तृत रूप हो जाता है, तो यही भी जो है कि यहाँ पर विस्तृत रूप यहाँ पर देखा जाता है। अब यहाँ पर आगे हम लोग बढ़ते हैं और भारतीय परिप्रेक्ष्य में राजनीतिक विज्ञान देखते हैं। मतलब भारत के अनुसार राजनीतिक विज्ञान क्या है। तो प्राचीन काल से ग्रीस से राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत सिर्फ राज्य की गतिविधियों का ही अध्ययन किया जाता
था, जो कि अत्यंत संकुचित दृष्टिकोण था। मतलब क्या है कि पहले यदि एक समय बात किया जाए तो राजनीति विज्ञान क्या है कि प्राचीन काल में जो ग्रीस राजनीति विज्ञान के अंतर्गत सिर्फ राज्य की गतिविधियों, मतलब राज्य की मतलब जो एक सिर्फ अपने देश के बारे में जो है हल्का फुल्का जो अध्ययन कर लिया गया वो चीज़ आ करता है। लेकिन किंतु ये जो अत्यंत संकुचित मतलब बहुत ही छोटा होता है, किंतु प्राचीन भारत में राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत सामाजिक जीवन के संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं का अध्ययन किया जाता है, क्योंकि तब राज सिंहासन की राज्य तथा सरकार की प्रतीक हुआ करते थे। इसके बाद राजनीतिक अध्ययन, देखिए एक समय भारत में क्या था, यहाँ पर भारत में जो है कि राज सिंहासन मतलब कि राजा का शासन हुआ करता था। आज प्रजा का शासन है। राजा का शासन का मतलब क्या, राजा का बेटा राजा बनता था। आज के समय जो है कि कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है। आज के समय में लोकतंत्र है। पहले जो है कि भारत में जो है कि राजतंत्र हुआ करता था। बहुत सारे देश ऐसे थे जो उस समय जो है कि एक प्रकार से लोकतंत्र था ही नहीं, और वहाँ पर जो है कि राजतंत्र जो है था। लेकिन आज के समय में धीरे धीरे जो भी देश लोकतंत्र नहीं है वो भी देश लोकतंत्र की ओर आगे जो है कि बढ़ने का कार्य कर रहा है। मतलब हर एक देश जो है लोकतंत्र चाहता है, हर एक देश का व्यक्ति जो है लोकतंत्र चाहता है, हर एक व्यक्ति जो है कि अधिकार चाहता है, हर एक व्यक्ति जो आगे बढ़ना चाहता है। के अंतर्गत सामाजिक जीवन से उस महत्वपूर्ण बिंदुओं का अध्ययन किया जाता था, क्योंकि तब सिंहासन ही राज्य तथा सरकार का प्रतीक हुआ करता था। जो सिंहासन हुआ करता था वह राज्य का प्रतीक हुआ करता था। इसके बाद राजनीतिक अध्ययनों व राजधर्म राजशास्त्र के नाम से जाने लगा। मतलब यहाँ पर जो है कि राजधर्म या राजशास्त्र के नाम से जो राजनीति विज्ञान को जानने लगा। इसके अलावा दंड नीति तथा नीति शास्त्र इसके प्रमुख विभाग है। मतलब राजनीति विज्ञान को ही देखा जाए तो दंड नीति और नीति शास्त्र भी जो इसी के आ जाते थे। पहले दो नामों से सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक संबंधों का पता चलता था, तथा बाद वाले दो नामों से शक्ति प्रयोग के क्षेत्र में ज्ञान के विज्ञान, नैतिक सिद्धांतों तथा आविष्कारों का पता चलता था। कौटिल्य जो है कि वही चाणक्य जिसने अखंड भारत का जो है कि सोच जो है कि मानव के अंदर डाला था। हर भारतीय के अंदर में जो है कि अखंड भारत का जो है कि सोच डालने वाले और पूरा करने वाले कौटिल्य ही थे। कौटिल्य ने राजनीतिक विज्ञान को अर्थशास्त्र कहा। जो कौटिल्य जो थे वो जो राजनीतिक विज्ञान को क्या कहा, अर्थशास्त्र का। आज जो है अर्थशास्त्र का मीनिंग जो कुछ और होता है, लेकिन कौटिल्य जो है, चाणक्य जो है कि राजनीतिक विज्ञान को अर्थशास्त्र के नाम से पुकारते थे। अर्थशास्त्र कहा, जो कि सबसे उपयुक्त और महत्वपूर्ण नाम था। ये जो है कि बहुत ही उपयुक्त और जो है महत्वपूर्ण नाम था। उसने इसे भूभाग का अधिग्रहण, संरक्षण तथा सुरक्षा से संबंधित नीतियों का अध्ययन करने वाला विज्ञान का। मतलब भूभाग मतलब कि जमीन, और भूभाग का जो है अधिग्रहण मतलब जमीन का अधिग्रहण, संरक्षण किस तरह से उसका सुरक्षा कर किया जाता है, और संबंधित नीतियों मतलब ये सब जितनी नीतियाँ हैं उसका जो अध्ययन करने का विज्ञान को माना गया। उपयोग सभी संस्थाओं ने इसे धर्म से संबंधित बताया। जो भी लोग थे इसको जो है कि धर्म से संबंधित बताते थे। मतलब राजनीति विज्ञान को राजनीति विज्ञान ने उसे धर्म विज्ञान की तरह जो है बिहेव किया जाता है। उन सभी संस्थाओं ने इसे धर्म से संबंधित बताया था, तथा विधाता की ओर से किए जाने वाले प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पर आधारित इनकी कार्य प्रणाली स्वीकार की गई थी। प्राचीन काल के राजनीतिक गतिविधियों का यथार्थ तथा व्यवहारिक वितरण, नैतिक मूल्यों का व्यवस्था तथा राज्यों की कार्य प्रणाली का वितरण अर्थशास्त्र का महाभारत से मिलते हैं। मध्यकाल के दौरान मुगल सल्तनत में राजनीतिक शास्त्र का अर्थ बिगड़कर दरबार तथा हुकूमत में परिवर्तन हो गया था। मतलब समय समय पर राजनीतिक विज्ञान के अलग अलग तरीके से इसके साथ कार्य हुआ है, क्योंकि वहाँ के शासकों का कोई वंश परंपरा नहीं थी। ब्रिटिश शासन के उदय के साथ साथ राजनीतिक शास्त्र का स्वरूप भी बदल गया। जैसे भारत में जो है कि ब्रिटिश शासन का यहाँ पर लागू मतलब ब्रिटिश लोग जो यहाँ पर हुए तो उसके बाद इसका रूप रेखा जो है कि बदलने का कार्य होने लगा, और यह एक प्रकार से विरोध तथा देशभक्ति पर आधारित हो गया। राष्ट्रीय आंदोलन के समय गोखले, तिलक, गांधी तथा जयप्रकाश नारायण के राजनीतिक चिंतन में दुनिया के आधुनिक संदर्भ तथा राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता ही महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में उभर कर सामने आए थे। मतलब एक समय जो है कि हमारे बड़े बड़े देशभक्त हुआ करते थे, जिसका नाम गांधी, जयप्रकाश नारायण, गोखले, तिलक, रामकृष्ण गोखले है ना, बाल गंगाधर तिलक, ये सारे लोग भी जो उस राजनीतिक विज्ञान को जो है कि सही ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य जो है किए थे। भारत में
भारत में हमेशा से राजनीतिक शास्त्र का नैतिक मूल्यों की कसौटी पर देखा परखा जाता रहा है, किंतु तमाम परिवर्तनों के फलस्वरूप समय के साथ साथ ये परिभाषाएं बदलती है। कोई भी चीज़ जो है कि समय के साथ तो जो है बदलती ही है। और यहाँ पर भी जो है कि भारत में भी राजनीतिक विज्ञान का जो है कि परिभाषा यदि देखा जाए तो समय के अनुसार ये बदलने का कार्य जो है कि किया गया। यहाँ पर देखते हैं 3 नंबर का पॉइंट में राजनीतिक विज्ञान का क्षेत्र। यहाँ हम राज्य की भूमिका, सरकार की कार्यप्रणाली तथा जनता के साथ इसके संबंधों के राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। यहाँ पर हम लोग को बताया गया है कि जो राजनीति का क्षेत्र जो हम लोग अध्ययन करने वाले हैं वो क्या है, उसकी जो है कि राज्य की भूमिका मतलब देश की भूमिका, सरकार की कार्यप्रणाली, सरकार की क्या कार्यप्रणाली है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। जनता के साथ साथ मतलब भारतीय जनता के बारे में, मतलब जनता के बारे में भी अध्ययन होगा। इसके संबंधों की राजनीतिक संबंधित क्षेत्र का अंतर्गत अध्ययन करेंगे। यही 3 पॉइंट जो है कि यहाँ पर जो आपको दिख रहा है इसके अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाएगा। तो पहला पॉइंट हम लोग 1 नंबर में देखते हैं। 1 नंबर में क्या लिखा है, राज्य की भूमिका। राज्य की भूमिका हम लोग यहाँ पर देखते हैं। पहला पॉइंट 1 नंबर में राज्य की भूमिका। तो राज्य की भूमिका में क्या है, राज्य शब्द का पहली बार आधुनिक संदर्भ में प्रयोग इटली के राजनीतिक मैकियावेली 1469 से 1527 में किया था। मतलब उसका जो है कि जन्म और मृत्यु जो है कि यहाँ पर लिखा गया है 1469 से 1527, मतलब उसका जन्म 1469 में हुआ है और मृत्यु जो है कि 1527 में हुआ है। तो राज्य शब्द का पहली बार आधुनिक संदर्भ में इसके प्रयोग जो इटली के राजनीतिक वैज्ञानिक जो है और कौन है, मैकियावेली है। उसने जो 1469 से लेकर 1527 मतलब उसकी मृत्यु ने किया था। हर राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन करते समय मुख्य रूप से राज्य का भी अध्ययन करता है। मतलब राज्य का अध्ययन जो है कि कोई भी यदि अध्ययन करेगा राजनीतिक विज्ञान का तो राज्य का अध्ययन जो है कि किया जाता है। राज्य का अध्ययन किया जाता है। राज्य देखिए कोई आगे देखते हैं, राज्य के प्रमुख तत्व होते हैं। देखिए कोई भी राज्य यदि है तो उसके जो प्रमुख तत्व होते हैं, मतलब 4 चीज़ें जो है कि देखिए क्या क्या तत्व होते हैं। राज्य के 4 प्रमुख तत्व होते हैं। कितने तत्व होते हैं, 4। उसमें जो है कि जनता होती है। देखिए यहाँ पर लिखा है जनता भूभाग तथा जनता निवास करती सरकार जो जनता के लिए कायदे कानून बनाती है तथा संप्रभुता जिसके अंतर्गत निर्णय तथा मामलों का व्यवस्थित करने का स्वतंत्रता प्राप्त होती है। आप इन चारों तत्वों के बारे में विस्तार से अगले पार्ट में पढ़ेंगे। जब हम लोग अगले पार्ट में जब पढ़ेंगे तो राज्य कैसे बनता है, राज्य का विकास कैसे होता है, राज्य क्या कार्य करता है, राज्य क्या क्या कर सकता है, राज्य का अधिकार क्या है, कर्तव्य क्या है, राज्य के लोगों का काम क्या है, इन सारे चीज़ का अध्ययन जो हम लोग अगला चैप्टर जब पढ़ेंगे उस समय इसका अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग जो है कि क्या है, यदि राज्य के बारे में देखा गया तो उसमें क्या है, जनता भूभाग तथा जनता निवास करती है, सरकार जो जनता के लिए कायदे कानून बनाती है तथा संप्रभुता जिसके अंतर्गत निर्णय तथा मामलों का व्यवस्थित करने की स्वतंत्रता प्राप्त होती है। आप इन चारों तत्वों के बारे में विस्तार से अगले पार्ट में अध्ययन करेंगे। मतलब इसका जो है कि हम लोग क्या इसके में पार्ट करेंगे, अगले पार्ट में इसका अध्ययन करेंगे, विस्तार पूर्वक से इसको हम लोग जानेंगे। लेकिन इतना जान लीजिए कि जो है एक देश जो बनता है, देश को ही राज्य के नाम से जाना जाता है। वो देश जो बनता है उसमें जो जनसंख्या यदि नहीं रहेगी, उसकी ज़मीन यदि नहीं रहेगी, उसमें यदि कायदा कानून नहीं रहेगा तो राज्य नहीं हो सकता है। संप्रभुता नहीं रहेगी तो वो जो है कि वहाँ पर राज्य कानून नहीं हो सकता है। इस बात को हरदम जो है कि अपने मन में बैठाकर रख लिया करें। राज्य का आधार तथा भूमिका के बारे में भिन्न भिन्न धारणाएं। कुछ लोगों के अनुसार राज्य जनता की एकता रूपी आधार पर खड़ा होता है। कुछ लोग इसे एक आवश्यक बुराई मानते हैं तथा उनका कहना है कि इसमें नियंत्रण क्षमता अत्यंत क्षीण होती है। इसके अलावा यदि देखने का कार्य किया जाए, इसके अलावा ऐसे भी लोग हैं जिनका मानना है कि प्रभावी राजनीतिक परिवर्तन के लिए राज्य एक आवश्यक तत्व है। मार्क्सवादी दृष्टिकोण से के अनुसार धनी लोगों द्वारा गरीब लोगों का शोषण में राज्य का सहायक तत्व भूमिका अदा करता है। जैसे मार्क्सवादी लोगों के बात को यदि हम लोग मान के चलें, मार्क्सवादी लोगों की बात को मानकर चलें तो मार्क्सवादी लोग कहते हैं कि जो अमीर आदमी होते हैं वो जो गरीब आदमी का शोषण करते हैं और इसमें जो है कि राज्य इसका जो है भूमिका अदा करता है। गांधीवादी दृष्टिकोण का मानना है कि ट्रेंडशिप की व्यवस्था द्वारा राज्य ने लोगों के अस्तित्व को बचाए रखा है। मतलब क्या है कि जो गांधी जी के बारे में जब देखा जाए गांधीवादी लोगों का, तो वहाँ पर जो है कि राज्य को बचाने का कार्य जो है कि यहीं से हुआ है।
इसके द्वारा गरीबों के गरीब इसके द्वारा गरीब से गरीब पुरुष तथा स्त्री को सहायता प्राप्त होती है। मतलब राज्य जो है कि गांधीवादी के दृष्टिकोण से देखा जाए तो गरीब से गरीब लोगों को सहायता प्रदान करने का कार्य जो किया जाता है वो राज्य के द्वारा ही किया जाता है। यह जनता के जीवन का भाग्य को सुरक्षित बनाता है। मार्क्सवादी को यदि विचारधाराओं से यदि हम लोग आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर हम लोग पता चलता है कि अमीर लोग जो है गरीब लोगों को शोषण करता है और इसमें राज्य जो अपनी भूमिका अदा करने का कार्य करती है। और गांधीवादी सोच के साथ हम लोग विचारधाराओं से यदि आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हम लोग को जानकारी मिलता है कि जो लोग गरीब से गरीब स्त्री पुरुष महिलाएं जो भी हैं उनको जो आगे बढ़ाने का और उन्हें जो है कि सशक्त बनाने का कार्य जो है राज करती है। दोनों के बातों में जो डिफरेंस है ना, गांधीवादी अलग कुछ मानते हैं और मार्क्सवादी जो है कुछ अलग मानते हैं। हालांकि सभी विचारक इस बात पर सहमत है कि राज्य जनता के हित के लिए अस्तित्व में बना होता है। मतलब उसके बाद भी जो है गांधीवादी हो या मार्क्सवादी हो, इसके बाद अंत में एक निष्कर्ष जो निकलता है और निष्कर्ष में ये निकलता है कि जो भी व्यक्ति हो लेकिन वह जो है कि राज्य में जितनी जनता है उसके अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, बचाए रखने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए कार्य करता है। आगे और देखते हैं। राज्य जनता के ट्रस्ट के रूप में कार्य करता है। ये यहाँ तात्पर्य यह है कि यह जनता के कल्याण की सोचता है। मतलब राज्य क्या है कि राज्य जो है कि देश जो है अपनी जनता के, अपने लोगों के जो है कि ट्रस्ट करती है, अपने उसको जो है कि ट्रस्ट की तरह काम करती है और उसका कल्याण के लिए सोचता है। मतलब उसका कल्याण और विकास के लिए उसको आगे कैसे बढ़ाया जाए, उसका विकास कैसे किया जाए, इसके बारे में सोचने का कार्य कौन करता है? तो राज्य करती है। राज्य इस बात को सोचता है। इसके कारण जनता अपने आप को आसानी नहीं महसूस करती है बल्कि इसकी देखरेख में स्वयं को सशक्ति की तरह महसूस करती है। मतलब क्या है, राज्य के कारण से जनता को लगता है कि हमारी सुरक्षा जो है कि राज्य करती है, इसमें उसके कारण से ये जो है अपने आप को सशक्त होने का जो है कि लगता है कि हम सशक्त है और उम्मीद जो है कि राज्य पर करके रहता है। अब हम लोग जो है पॉइंट नंबर 2 में पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 2 में क्या है? पॉइंट नंबर 2 में देखा जाए तो नागरिक तथा सरकार, मतलब नागरिक और सरकार के बारे में हम लोग यहाँ पर अध्ययन करेंगे। नागरिक और सरकार के बारे में क्या करेंगे? अध्ययन करने का कार्य जो है कि हम लोग यहाँ पर करेंगे। नागरिक और सरकार के बारे में, नागरिक और सरकार के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। सरकार तथा राज्य एक महत्वपूर्ण तत्व होती है। सरकार जो होती है एक महत्वपूर्ण तत्व है, ये तो सबको पता है। और जो नागरिक जो है कि सरकार राज्य एक महत्वपूर्ण तत्व है। नागरिक भी जो है कि जो देखा जाए तो नागरिक भी महत्व है। यदि नागरिक नहीं है तो सरकार बन नहीं सकता, नागरिक नहीं है तो राष्ट्र बन नहीं सकता है, और नागरिक नहीं तो राज्य बन नहीं सकता, नागरिक नहीं है तो कानून भी बन नहीं सकता है। मतलब नागरिक होना भी एक भूभाग है, तो उसमें नागरिक का भी होना अति आवश्यक है। और सरकार यदि है तो सरकार जो नियम बनाती है वो भी व्यक्तियों के लिए बनाते हैं, इसलिए नागरिक का होना बहुत ही आवश्यक है। यदि नागरिक नहीं है तो राष्ट्र नहीं बन सकता है। सरकार राज्य का एक महत्वपूर्ण तत्व होती है क्योंकि राज्य इसके माध्यम से ही अपने उद्देश्यों की पूर्ति करता है। नियम एवं कानून का निर्माण, विवादों के निपटने तथा शांति व्यवस्था को बनाए रखने संबंधी शक्तियाँ सरकार के पास ही होती है। मतलब हर प्रकार की शक्तियाँ यदि देखा जाए तो सरकार के पास होती है। मतलब नियम कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? नियम और कानून बनाने की शक्ति सरकार के पास है। विवाद को निपटने का जो है कि शक्ति जो है सरकार के पास है, और जो है कि सही ढंग से चलाने का जो है शक्ति, सब प्रकार का शक्ति जो है सरकार के पास है। नियम एवं कानूनों का निर्माण, विवादों को निपटाने तथा शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने संबंधित शक्तियां सरकार के पास होती हैं। यही सीमांत अखंडता तथा देश की एकता को बनाए रखने के लिए प्रतिबंधित होती है। आधुनिक जनतांत्रिक सरकारें ने संपूर्ण समाज के नागरिकों के विकास का एवं कल्याण हेतु अपने गतिविधियां चलाई हैं। हमारे देश जैसे अनेकों विकासशील देशों ने उदाहरण के लिए इन गतिविधियों पर दृष्टि डाली जा सकती है। जनता तथा सरकार के बीच बहुत गहरा संबंध होता है। सरकार के साथ साथ जनता के भी कुछ कर्तव्य होते हैं। जनता का पहला कर्तव्य होता है कि वह सरकार को भुगतान करें। मतलब जनता का पहला कर्तव्य है कि वह सरकार को जो है वह सरकार को जो भुगतान करें, जनता को सरकार द्वारा बनाए नियमों तथा कानूनों का पालन करें। मतलब जो सरकार जो नियम कानून बनाती है, सरकार जो है नियम कानून बनाती है, उसका जो है कि उपयोग मतलब कि सही ढंग से होना चाहिए और उस नियम कानून को जो है कि जनता को जो है मानना चाहिए। जनता का पहला कर्तव्य है
जनता का पालन कर्तव्य होता है कि वह सरकार को कर भुगतान करे। कर मतलब क्या है? टैक्स जो है कि जनता का पहला कर्तव्य है कि सरकार को टैक्स देने का कार्य जो है करें। जनता को सरकार द्वारा बनाए नियमों तथा कानूनों का पालन करें, मतलब जो सरकार द्वारा कानून बनाया गया है उसका पालन करने का कार्य जो है कौन करेगा? तो जनता करेगा। रोकथाम और जो है कि पालन करें। रोगों के रोकथाम तथा स्वच्छ भाईचारा का स्थापना में सरकार की सहायता करना चाहिए, मतलब किसी प्रकार का रोग यदि चल रहा है या फिर जो है कि किसी प्रकार का जो है जैसे प्रकार से कोरोना हुआ था उस प्रकार यदि कुछ हो तो उसमें जो है कि सरकार यदि कोई उपाय कर रही है, किसी प्रकार का कार्य कर रही है तो उसमें जो है साथ देने का काम जो है जनता करना चाहिए। और साथ में जो है भाईचारा को बढ़ाने का कार्य जो है सरकार जो है यदि कर रही है तो उसका भी साथ जो है कि जनता को देना चाहिए। छोटा परिवार रखकर जनसंख्या नियंत्रण, मतलब कि जो है ज़्यादा बच्चा पैदा नहीं करना है, छोटा सा परिवार रखना है और जनसंख्या नियंत्रण में सरकार की सहायता करनी चाहिए, मतलब कम बच्चा पैदा करना चाहिए। असामाजिक तथा राष्ट्रद्रोही तत्वों को गिरफ्तार करने में सहायता प्रदान करना चाहिए, मतलब जो राष्ट्रद्रोही तत्व है उसे गिरफ्तार करने मतलब कि सहायता करना चाहिए, पुलिस को सहायता करना चाहिए, सरकार को जो है सहायता करना चाहिए कि राष्ट्रद्रोही जो लोग हैं उससे जो है कि राष्ट्र को बचाने का कार्य करें और जो है कि सरकार को इसका इन्फॉर्मेशन देते रहें। असामाजिक तथा राष्ट्रद्रोही तत्वों को गिरफ्तार करने में सहायता प्रदान कर सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा, मतलब जो सरकार की संपत्ति, जो व्यक्ति की संपत्ति, जो लोगों की संपत्ति है उसकी सुरक्षा लोग खुद स्वयं करें और जो है कि इसमें थोड़ा सा रक्षा करने का कार्य जो है कि सरकार में सहयोग प्रदान करें, मतलब सरकार का जो है सहयोग प्रदान करना चाहिए। ऊपर सभी बातों के अलावा सभी नागरिकों को चाहे वह किसी भी भाषा, समुदाय तथा जाति के क्यों ना हो आपसी मामलों में निपटाने पारस्परिक सौहार्द तथा बातचीत के आधार पर करने चाहिए, मतलब कि जो है कि लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, अहिंसात्मक रूप से होना चाहिए, मतलब जो है कि यदि किसी प्रकार का कोई भी समुदाय हो, कोई भी हो तो आपस में जो है ढंग से बात करें, एक दूसरे को लेकर चलें, एक दूसरे के विकास के बारे में सोचें, विनाश के बारे में ना सोचें। इस प्रकार से निर्माण मूलक उद्देश्यों से सरकार का बहुत सारा धन, समय तथा ऊर्जा का नष्ट होने से बच जाएगा। यदि जनता इस प्रकार का कार्य करती है, जनता इस प्रकार से सरकार को जो मदद करती है, जनता जो है सरकार के साथ खड़ी होती है, जनता यदि कानून का पालन करती है, जनता जो है कि सरकार को सही टाइम में टैक्स देती है लोग और जो है जनता जो है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षा प्रदान करती है, तो इससे जो है कि सरकार का जो बहुत सारा समय जो है कि बच जाएगा और बचने के बाद उस जनता के विकास के लिए, देश के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए, गाँव के विकास के लिए, लोगों के विकास के लिए, बच्चों के विकास के लिए, महिलाओं के विकास के लिए, अपने देश के हर एक कोने का विकास करे, हर इकाई का विकास करने के लिए सरकार नई नई योजना बनाएगी और आगे बढ़ाने का कार्य कर सकती है। अब आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या है। आगे जो है कि हम लोग का पॉइंट नंबर 4 है। पॉइंट नंबर 4 में हम लोग पढ़ते हैं राजनीतिक विज्ञान राजनीतिक शास्त्र से भिन्न होता है। राजनीतिक विज्ञान जो है राजनीतिक शास्त्र से भिन्न होता है, मतलब यहाँ भी देखिए राजनीतिक विज्ञान जो है किससे? राजनीतिक शास्त्र से भिन्न होता है। अब क्या भिन्न होता है? देखिए भाई, कई बार राजनीतिक विज्ञान के स्थान पर राजनीतिक शास्त्र शब्द का प्रयोग किया जाता है, किंतु इन दोनों के बीच स्पष्ट अंतर होता है। स्पष्ट अंतर क्या होता है वो देखते हैं। हमें सबसे पहले इस अंतर को समझ लेना चाहिए। कुछ विद्वान राजनीतिक शास्त्र को सरकार के विज्ञान तथा कला के रूप में व्यवस्थित करते हैं, किंतु इसे पूर्णतः राजनीतिक विज्ञान के रूप में व्याख्यायित करना चाहिए। आज थोड़ा सा देखते चलो, है ना। आजकल राजनीतिक शब्द का प्रयोग एक अथवा अनेक रूपों में जनता की समस्याओं को हल करने तथा तंत्र के रूप में होने लगा है। किसी समय में शक्ति ग्रहण करने की तकनीकी को राजनीति कहा जाता था, मतलब किसी प्रकार से आपको शक्ति प्रदान किया जाता था या ग्रहण कर लिया जाता था तो उसे जो है राजनीति कहा जाता था। किंतु राजनीतिक विज्ञानी राजनीति के वास्तविक जीवन पर पड़ने वाले व्यवहारिक प्रभावों को राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन का विषय मानते हैं। राजनीतिक विज्ञान का राजनीतिक शब्द राजनीतिक विषयों के संबंधित अध्ययनों की तरफ संकेत करता है और विज्ञान शब्द वैज्ञानिक तर्कपूर्ण तथा व्यवस्थित ढंग से अध्ययन किए जाने का आवश्यक पर बल देने का कार्य करता है। राजनीतिक विज्ञानों के अनुसार राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत राज्य के सिद्धांत, संप्रभुता, शक्ति, अवधारणाएं, सरकारों का स्वरूप तथा कार्य प्रणाली, कानूनों का निर्माण तथा लागू करने की प्रक्रिया, चुनाव के राजनीतिक दल, नागरिकों के अधिकार एवं कर्तव्य, पुलिस की कार्य प्रणाली तथा राज्य एवं सरकार के कल्याणकारी गतिविधियां समाहित हैं। यदि राजनीतिक विज्ञान के बारे में, विज्ञानियों के बारे में देखा जाए तो इसमें जो है कि इसके अंतर्गत जो है कि हर प्रकार के कार्य आ जाते हैं। हर प्रकार के कार्य किस प्रकार आ जाते हैं?
सरकार का स्वरूप आ जाता है, कार्य आ जाता है, कानून निर्माण कैसे होता है उसके बारे में आ जाता है, लागू कैसे की प्रक्रिया क्या है उसमें आ जाता है, चुनाव की क्या है वो चुनाव कैसे होता है इसके बारे में हम लोग राजनीति विज्ञान में अध्ययन कर लेते हैं। राजनीतिक दल क्या है, राजनीति विज्ञान हम लोग अध्ययन करते हैं। नागरिकों के अधिकार एवं कर्तव्य, पुलिस क्या है, ये सारे अध्ययन जो हम लोग राजनीतिक विज्ञान के द्वारा ही हम लोग करते हैं। सरकार का गठन, सरकार के कार्यप्रणाली, प्रशासन, कानून एवं विधायिका वास्तव में व्यवहारिक राजनीति के अंग होते हैं। इसके अलावा व्यवहारिक राजनीति के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विदेश मामले, युद्ध एवं शांति, अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था तथा मानव अधिकार के रक्षा आदि मामले भी आते हैं। इन सारे अधिकार जो है कहाँ पर आते हैं, ये सारे अधिकार जो है कि राजनीतिक विज्ञान में आ जाते हैं। राजनीतिक विज्ञान संबंधित जानकारियों के लिए शैक्षणिक कार्यक्रम तथा शैक्षणिक संस्थाओं के माध्यम से गहन अध्ययन आवश्यक होता है। मतलब यदि हम लोग राजनीतिक विज्ञान को विशेष तौर पर बहुत अच्छा तरह से विस्तार रूप से यदि जाने तो इसका जो है कि अध्ययन करना शैक्षणिक संस्थाओं के द्वारा इसका अध्ययन करना बहुत जरूरी होता है। जबकि व्यवहारिक राजनीति के लिए विमर्श, कूटनीतिक व्यवहार, जातिगत शोषण, धार्मिक संवेदना तथा प्रांतीय जिम्मेवारी व्यवहारिक ज्ञान आवश्यक होता है। व्यवहारिक राजनीति के जनता के मन में बहुत गंदी छवि, मतलब व्यवहारिक राजनीति के जनता के मन में बहुत गंदी छवि बन चुकी है तथा इनको सम्मानजनक व्यवहार नहीं माना जाता है, इसको जो है कि सम्मानजनक नहीं मिल पाता है। किंतु हम देखते हैं कि किंतु हम लोग देखते हैं कि बहुत कम ऐसी संस्था अथवा संगठन है जहाँ राजनीतिक की घुसपैठ नहीं है, अथवा ऐसा शायद ही कोई व्यक्ति होगा जिसे राजनीतिक पेतरों का थोड़ा बहुत ज्ञान ना हो। मतलब ऐसा जो है कि आज के समय में छोटा बच्चा से लेकर बड़ा तक हर एक व्यक्ति जो राजनीतिक को जो है कि कुछ ना कुछ तो जानता है, ऐसा कोई नहीं होगा जो है कि इस चीज़ को ना जानता। व्यवहारिक राजनीति में भी कुछ घटनात्मक पहलू होते हैं, इसे सरकार द्वारा उठाए गए कुछ कदमों के उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है, जैसे अस्पृश्यता, भूमि सुधार, बंधुत्व, मजदूर उन्मूलन। देखिए यदि हम लोग राजनीतिक विज्ञान व्यवहारिक देखा जाए तो अस्पृश्यता मतलब छुआछूत को दूर करना, भूमि सुधार करने, बंधुआ मजदूरी जो होता है उसको खत्म करने के लिए उन्मूलन, मानव की खरीद फरोख्त एवं प्रतिबंध मजदूरी के लिए किसी पर दबाव डालने के रोकना, न्यूनतम मजदूरी निर्धारण मतलब कि न्यूनतम मतलब कितना उसको एक दिन में पैसा मिल जाना ही चाहिए, गरीबी हटाओ तथा 20 सूत्रीय कार्यक्रम तथा जवाहर रोजगार योजना आदि कुछ ऐसे व्यवहारिक राजनीतिक घनात्मक पहलू। ये सारे चीज़ जो है कि राजनीतिक घनात्मक पहलू मतलब इस चीज को कार्य जो है होना ही चाहिए। यहाँ पर जो है कि प्रश्न हम लोग देख सकते हैं, प्रश्न इसको हम लोग जो है कि पूरा कर सकते हैं। नहीं, राजनीतिक विज्ञान का प्रमुख विज्ञान कहा था, किसने कहा था, अरस्तु ने कहा था या सुकरात ने कहा था। तो हम लोग सिर्फ अरस्तु के बारे में पढ़े ही हैं, तो सुकरात कहाँ से बोलेगा बेचारा। राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। राजनीतिक विज्ञान जो है राज्य का अध्ययन करने वाला, राज्य हम लोग राज्य के बारे में पढ़े तो राज्य का अध्ययन करने वाला, मतलब ये चीज़ आप लोगों को बनाना है। दृष्टि के अनुसार राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत, दृष्टिकोण के अनुसार राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत धर्म वर्ग, गरीब वर्ग, शोषण, उन्नपन, विषद का अध्ययन किया जाता है। ये आपको यहाँ पर आपको जो है कि पूछा गया है। इसके बाद हम लोग फिर यहाँ पर देखते हैं तो द्वारा शासित प्रयोग क्षेत्र का पता चलता है। तो क्या चलता है, ये सारी चीज़ आप लोगों के द्वारा करने का चीज़ है, तो आप लोग कर लीजिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। शक्ति का अधिकार, शक्ति का अधिकार क्या है, शक्ति तथा अधिकार दोनों का संबंध संप्रभुता से होता है। शक्ति का अधिकार मतलब क्या है कि संप्रभुता, संप्रभुता मतलब खुद का कानून बनाने का अधिकार, हर प्रकार संप्रभु मतलब खुद जो है कि मालिक हो, जो कि इसके 4 तत्वों से एक प्रमुख तत्व है। मतलब हम लोग जो अभी 4 तत्व के बारे में हल्का सा जो पढ़े थे, जो अगला चैप्टर में इसको विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, है ना, तो उसमें से एक तत्व जो है कि क्या है, संप्रभुता है, जो कि इसके बारे में तत्वों से 4 तत्वों में से एक प्रमुख तत्व होता है। इस संबंध में आप इसी पाठ में उपखंड 1.34 में पहले ही पर विस्तार से पढ़ चुके हैं, मतलब पढ़ चुके हैं। तो आगे बढ़ते हैं। शक्ति क्या है, व्यापक अर्थ शक्ति क्या है, देखा जाए तो शक्ति क्या है थोड़ा सा देखते हैं। शक्ति है व्यापक अर्थ में शक्ति का अर्थ होता है दूसरों को नियंत्रित करने तथा उन्हें वांछित उद्देश्यों में लगाने की क्षमता तथा अलावा व्यक्ति के समूह तथा राज्य के बीच संबंधों को बनाए रखने की क्षमता को शक्ति कहते हैं। यह उद्देश्य प्रेम, शक्ति, बल प्रयोग तथा दंड द्वारा पूरा किया जाता है। दूसरे शब्दों में एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के कार्य एवं मस्तिष्क के ऊपर नियंत्रण स्थापित करने की क्षमता ही शक्ति कहलाता है। मतलब किसी पर आप जो है कि उसका वो कंट्रोल करना ही एक प्रकार से शक्ति कहलाता है। सरकार की शक्तियों के बारे में अध्ययन करते समय हमें सरकार के विविध पक्षों का अध्ययन केंद्रित करना पड़ता है। मंत्रियों की जब हम बात करते हैं तो उसके विभाग तथा उस विभाग से संबंधित उसकी शक्तियों का विचार करते हैं। जब हम लोग किसी जैसे आईएएस ऑफिसर के बारे में बात करेंगे तो आईएएस ऑफिसर के बारे में हम लोग क्या बात करते हैं, आईएएस ऑफिसर क्या काम करता है उसके बारे में बात करते हैं, उसके पद में क्या क्या शक्तियां हैं उसके बारे में हम लोग बात करते हैं।
जनता के ऊपर शासन करने के लिए नौकरशाही तथा विश्वास सरकारी प्रशासन का भी व्यवस्था है। ये विभिन्न प्रकार के कानूनों का निर्माण करके हमारा जीवन सुनिश्चित करते हैं। यहाँ एक बात नोट करने लायक है कि शक्ति का अस्तित्व केवल उच्च स्तरीय सामाजिक जीवन से संबंधित लोगों जैसे सरकार का प्रशासन अथवा चुनाव आदि में ही नहीं दिखाई देता है, बल्कि इसे छोटे स्तर के परिवार जैसी इकाइयों में भी देखा जा सकता है। यदि हम लोग छोटे इकाइयों में भी देखेंगे तो ये आसानी से सरलतापूर्वक दिख जाता है। राजनीतिक शक्ति के स्रोत प्राचीन तथा मध्यकाल में राजा हुआ करते थे। मतलब ये चीज़ तो हम लोग जानते हैं कि पहले जो है कि क्या हुआ करते थे, राजा हुआ करते थे और शक्तियाँ वास्तव में उन्हीं पर नीत होती थी। और यदि राजा है तो उन्हीं के पास शक्तियाँ भी हैं। वो यदि बोले उठो तो उठो, बैठो तो बैठो, रात तो रात, दिन तो दिन, इस प्रकार की बातें जो है कि मतलब हर चीज़ जो है शक्ति जो है कि किसके पास था, राजा के पास था। और वह अपनी इच्छा के ही अनुसार शासन चलाते हैं। मतलब राजा जो है अपनी इच्छा के अनुसार, अपने नियम के अनुसार जो हुआ उसके अनुसार से जो है कि वो प्रयोग करते थे। किंतु कालांतर में जनता ने इस शासन प्रणाली में परिवर्तन हेतु संघर्ष किया। मतलब राजा को हटाकर लोकतंत्र के बारे में चर्चा करना शुरू किया। फिर एक व्यक्ति को इच्छाओं पर चलने वाले शासन के बदले एक शासक दल का गठन किया गया। मतलब जो इच्छा से चलता था, इच्छा को हटाकर जो एक संगठन से चलने लगा तथा इससे संबंधित कुछ नियम बनाए गए। और जो है कुछ नियम बनाए गए, इन नियमों का जहाँ वर्णन किया गया उसे संविधान के नाम से जाना जाता है। और जो नियम का वर्णन किया गया उसे हम लोग संविधान के नाम से जानते हैं। हमारा भी संविधान जो है कि है, इस बात को तो आप लोग जानते ही हैं। व्यक्तिगत शासन के स्थान पर विधि का शासन लागू हो गया। मतलब जो व्यक्तिगत एक राजा हुआ करता था तो एक ही राजा हुआ करता था, तो जो राजा हुआ करता था उसके जगह में जो है उस समाप्त होने के बाद अब जो है कि क्या है, विधि का लागू, मतलब कानून का जो है कि सरकार, कानून का व्यवस्था चलना शुरू हो गया। अब आगे हम लोग और देखते हैं थोड़ा सा विधि का मतलब, विधि का शासन का काम मतलब होता है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। एक ऐसी प्रणाली जिसके अंतर्गत अमीर तथा गरीब सभी समान होते हैं। मतलब विधि के समान हम लोग आर्टिकल नंबर 15 में क्या पढ़ते हैं, आर्टिकल नंबर 15 में हम लोग कहीं तो पढ़ते हैं कि विधि के समान सब समान हैं। मतलब विधि के ऊपर कोई नहीं जा सकता है। तो यहाँ पर उसी के बारे में यहाँ पर बात किया जा रहा है। अमीर हो या गरीब हो या अमीर हो, छोटा हो या बड़ा हो, वृद्ध हो या जो भी हो, विधि जो है, कानून जो है सब पर जो है कि एक समान लागू होती है। और उससे जो विधि के ऊपर जो है अमीर गरीब कोई भी जो है कि लिंग भेद जो भी है, कोई भी जो ऊपर नहीं जा सकता। सारे जो है विधि के अंडर ही आते हैं, उसके अंडर सारे लोग आते हैं, विधि के ऊपर कोई नहीं आता है। कानून की दृष्टि से सभी समान होते हैं। कानून की दृष्टि से हर एक लोग जो है, अमीर हो या गरीब हो, सारे जो है कि समान होते हैं। इन कानूनों का उल्लंघन पर दंड का प्रावधान है। और यदि किसी प्रकार से किन्हीं ने जो है कि इस चीज़ को जो उल्लंघन करने का प्रयास करता है या करने का प्रयास करता है तो उसे जो है दंड का भागी बनना पड़ता है। और उसे जो है कि सरकार के द्वारा, मतलब न्यायालय के द्वारा जो उसे दंड देने का कार्य किया जाता है। इसके बाद से ही वही व्यक्ति शासक होता है जिसे राजनीतिक शक्ति प्राप्त होती थी तथा संविधान से निर्धारित नियमों के अनुसार योग्य पाया जाता था। किसी भी देश का संविधान का सर्वोच्च कानून होता है। मतलब कोई भी संविधान बनाया तो संविधान में क्या है, संविधान में कुछ नहीं है, संविधान में सिर्फ कानून है। अब कोई भी शासक अपनी मन मर्जी के अनुसार शासन नहीं चला सकता, वह संविधान के नियमों के अनुसार शासन चलाने का बाध्य होता है। देश का संविधान वास्तविक शक्ति स्रोत होता है। भारत के संविधान में कहा गया है कि वास्तविक शक्ति जनता के हाथों में होती है। जो जनता के हाथों में इसलिए होती है क्योंकि जनता ही मतदान करता है, जनता ही जो है कि विधायक को भेजता है, जनता ही जो है सांसद को भेजता है। यदि जनता वोट देने से मना कर दे या फिर जनता जो है कि वोट यदि किसी विधायक को देना ना सोचे तो जनता जो है दूसरे को चुन सकता है, दूसरे को भेज सकता है, किसी को भी गिरा सकता है, कोई भी सरकार गिरा सकता है, किसी को भी चढ़ाने का काम जो है कि जनता कर सकती है। इसके कारण से जो है कि कहा जाता है शक्ति जो है जनता के हाथों में ही निहित होती है, जो सरकार का निर्वाचन करती है। हम लोग जो है कि जो वोट देने का कार्य करते हैं वो निर्वाचन कहलाता है ना, मतदान देने का कार्य करते हैं उसी को निर्वाचन कहते हैं। आज निर्वाचित सरकार देश का शासन चलाने के लिए शक्तियों का अधिग्रहण संविधान द्वारा संसदीय नियंत्रण का माध्यम बनाती है। और जो है कि सरकार कहाँ से चलती है, सरकार किन कानूनों को चलाती है, तो सरकार के पास क्या है, संविधान है। संविधान में क्या लिखा है, नियम लिखा हुआ है। नियम में क्या लिखा है, नियम कानून सारे चीज़ है, उसी के अनुसार जो है नियम कानून के अनुसार जो है कि संविधान चलता है और उसी के आगे बढ़ता है, आगे बढ़ने का कार्य करता है। और नियम से बाहर सरकार कार्य नहीं कर सकती है। और आगे हम लोग देखते हैं सत्ता। अब तीसरा पॉइंट हम लोग को चर्चा कर रहे हैं सत्ता के बारे में। सत्ता, हम शक्ति के अर्थ, हम शक्ति के अर्थ तथा स्रोतों के विस्तार से अध्ययन कर चुके हैं। अभी हम लोग शक्ति के बारे ही पढ़ रहे थे, इसलिए यहाँ पर लिखा गया शक्ति के बारे में हम लोग जो विस्तार पूर्वक अध्ययन
कर चुके हैं। अब हम न्याय संगत अथवा विधि सम्मत अन्याय संगत तथा गैर कानूनी शक्तियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। एक ही शक्ति को एक तरफ से ठीक और दूसरी तरफ से गलत सिद्ध किया जा सकता है। मतलब एक चीज़ जो होता है उसको सही भी साबित किया जा सकता है और उसे जो है कि गलत भी साबित किया जा सकता है। जैसे एक डकैत की शक्ति हमारे ऊपर वास्तविक शक्ति कहलाएगी। एक डकैत की शक्ति हमारे ऊपर वास्तविक शक्ति कहलाएगी, क्योंकि यदि मैं उसकी इच्छा अनुसार कार्य नहीं करता हूं तो वो मुझे अपने जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। मतलब एक डकैत आया है, बंदूक लगा के रखा हुआ और जो है कि उसने जो है कि आपको जो ऑर्डर दे दिया और आप उस कार्य को यदि उसके इच्छा अनुसार आप कार्य नहीं करते हैं तो गोली कभी भी चल सकता है। मतलब अपने जीवन से हाथ धोना पड़ सकता है, किंतु सामान्य रूप से इसे उचित शक्ति नहीं समझा सकता है। मतलब इसको जो है कि हम लोग जो है कि शक्ति तो उसके पास में भी कुछ क्षण के लिए आ ही गया, लेकिन इसको जो है कि हम लोग सामान्य रूप से देखा जाए तो ये शक्ति उचित शक्ति नहीं है। ये जो है गलत तरीका से कार्य करने वाली शक्ति है। मुझे अपने इसके विपरीत जिस शक्ति का प्रयोग सरकार के प्रतिनिधित्व पुलिस तथा न्यायाधीश आपके ऊपर करते हैं उसे उचित शक्ति कहा जा सकता है। जो प्रतिनिधि मतलब सरकार के द्वारा जो बनाया गया शक्ति है, मतलब पुलिस आर्मी के द्वारा कार्य करता है, जो भी करता है वो चीज़ जो है कि उचित और वास्तविक उसको जो है कि उचित शक्ति कहा जा सकता है। एक डकैत द्वारा किया जाने वाला शक्ति प्रयोग गैर कानूनी होता है। यदि डकैत आपको जो है किसी प्रकार का शक्ति का प्रयोग कर रहा है तो वो जो है कि गैर कानूनी शक्ति कहलाता है। जबकि सरकार द्वारा किया जाने वाला शक्ति को जो है कि वेद कहा जाता है। वेद मतलब कि सही शक्ति कहा जाता है। संवैधानिक प्राधिकरणों द्वारा व्यक्ति के ऊपर प्रयोग किए जाने वाला शक्ति को सत्ता कहलाते हैं। सत्ता शब्द का शक्ति तथा वैधानिक का संयोग सन्निहित है। वैधानिक रूप से किए जाने वाले शक्ति का प्रयोग सत्ता कहलाते हैं और ये जो है कि सत्ता कहलाने का कार्य कहलाता है। राज्य सरकार अथवा इसके प्राधिकरण द्वारा किए जाने वाले शक्ति का प्रयोग वेद का अर्थ होता है कि जनता ने अपने ऊपर इनके द्वारा किए जाने वाले शासन को स्वीकार कर लिया है। उदाहरण के लिए देखें कि जब हम अपने बड़ों से सत्ता का स्वीकार करते हुए उनसे सलाह की अपेक्षा करते हैं तब हम कहीं ना कहीं उनकी शक्ति के वैधता के स्वीकार करते हैं। मतलब हम लोग बड़ों के जब सम्मान करते हैं तो मतलब उसका जो है कि शक्ति का जो है कि हम लोग सम्मान करते हैं, उनसे हम लोग सीखने का प्रयास करते हैं और उचित शक्ति का ही प्रयोग करना चाहिए। गलत शक्ति का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। स्वतंत्रता से पूर्व अंग्रेजों द्वारा बनाए गए अनेक कानूनों का विरोध किया गया। जब हम लोग स्वतंत्र नहीं थे तो रॉलेट एक्ट का भी विरोध होता था। तो रॉलेट एक्ट गलत प्रकार का कानून बना था, इसलिए हमारे जो क्रांतिकारी जो लोग थे उसका जो विरोध करते थे। स्वतंत्रता से पूर्व अंग्रेजों द्वारा बहुत सारे कानून बनाया गया और उसका जो है कि बहुत प्रकार से विरोध किया गया है। अनेक कानूनों का विरोध किया गया क्योंकि हमने अपने अधिकारों की पहचान कर ली थी। हमने अपने अधिकार समझ लिए थे कि हमारे अधिकार क्या है और अंग्रेज किस कार्य को कर रहा है, ये चीज़ को हम लोग को जान चुके थे। और अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून हमारे ऊपर शासन करने की दृष्टि से वैध नहीं था, किसी प्रकार से इसको जो है कि वैध नहीं था। और अंत में जब अंग्रेजों ने हमारे अधिकारों की वैधता को महसूस किया तो उन्होंने भारत छोड़ दिया। मतलब जब हमने अपने आप को जाना, अपने अधिकारों को जाना, अपने देश को जाना, अपने स्वभाव को जाना, अपने लोगों को जाना, तो फिर इतना मजबूर अंग्रेजों को कर दिया कि अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाना ही पड़ा। हालांकि आज ऐसे भी कई मुद्दे हैं जिसमें जनता का हस्तक्षेप का अधिकार नहीं है। मतलब ऐसे भी बहुत सारे मुद्दे कि आज भी जो जनता का जो है उसमें जो है कि हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं। किंतु यदि किसी वैधानिक मुद्दे पर विरोध स्वरूप जनता संगठित होकर अपनी गतिविधियां संचालित करती है तो वहाँ शक्तिशाली हो जाती है। गांधी जी को ही ले लीजिए, गांधी जी को ले लीजिए, उन्होंने दांडी मार्च, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन इसी शक्ति के बल में चलाया था। मतलब गांधी जी ने एक आंदोलन चलाया था जिसको दांडी मार्च कहते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन कहते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन, ये सारे जो है कि गांधी जी ने प्रयोग किया था। इन आंदोलनों के बल पर गांधी जी ने अंग्रेजों को हरा दिया और इन आंदोलनों के बल पर भी जो गांधी जी ने अंग्रेजों को हराने में थोड़ा सा अपना मदद किया था। वह ऐसा इसलिए कर पाए क्योंकि उनके साथ विशाल जनसमूह था। गांधी जी अकेले नहीं थे। गांधी जी जब विरोध करते थे तो गांधी जी के साथ जो है कि बहुत सारे देश के लोग भी थे। ऐसा नहीं कि गांधी जी अकेले चल दिए हैं और अकेले जो विरोध कर रहे हैं और अकेले जो है देश को हरा दिए, ऐसा भी बात नहीं है। उनके साथ जो भारत की जनताएँ थी, भारत के लोग थे, हर लोग उसके साथ खड़े हुए थे। तब जाकर अंग्रेज जो है कि अंग्रेज को भागना पड़ा। अलग अलग माध्यमों से लोग जो है गांधी जी का सपोर्ट करते थे। यदि आप भी किसी शुभ कार्य के लिए कोई संगठन बनाते हैं तो शक्तिशाली बन सकते हैं। यदि आप भी चाहते हैं कि हमको शक्तिशाली बनना है और संगठन बना रहे हैं किसी शुभ कार्य के लिए तो आप भी शक्तिशाली बन सकते हैं। यहाँ पर भी जो है कोष्टक में दिए गए उचित शब्दों को प्रयोग करते हुए आप आंसर को पूरा कर सकते हैं। दूसरों को नियंत्रण करने की क्षमता
क्या कहलाती है? तो शक्ति कहलाती है कि नहीं? उसके बाद क्या है, भारत में वास्तविक शक्ति किसके हाथ में है? राष्ट्रपति के पास है या प्रधानमंत्री के पास है या संविधान के पास है? तो बिल्कुल संविधान के पास है, राष्ट्रपति के पास भी नहीं, प्रधान, क्योंकि सारा चीज़ नियम कानून कहाँ से चलता है? संविधान से चलता है। एक डकैत द्वारा किसी व्यक्ति के ऊपर किए जाने वाला शक्ति प्रयोग क्या है? क्या है? उचित है, वैध है या क्या अनुचित है? तो ये जो है कि कोई डाकू यदि प्रयोग कर रहा है तो वो शक्ति क्या अनुचित है। सत्ता दो शब्दों से मिलकर बना है, शक्ति तथा क्या वैधानिकता, है ना, यहाँ भय नहीं डाल देना है। भारत में अंग्रेजों का शासन की प्रकृति क्या थी? लोकप्रिय था या अवैधानिक था? तो हम लोग जो है कि इसको अवैधानिक ही मानेंगे। पुलिस द्वारा किए जाने वाला बल प्रयोग क्या होता है? क्रूर, वैध, अस्थायी, तो इसको जो वैध ही माना जाएगा। जब आप आम जनता संगठित रूप से किसी वैधानिक मुद्दे पर विरोध करती है तो वह शक्तिशाली हो जाता है। जब सारे लोग मिलकर विरोध करेंगे तो जनता जो है कि शक्तिशाली हो जाता है। इस बात को भी आप जो है कि ध्यानपूर्वक समझें और ध्यानपूर्वक इस चीज़ को रखें। अब हम लोग आगे बात करते हैं, तो आगे क्या बात करेंगे? व्यक्ति तथा राष्ट्र के संदर्भ में स्वतंत्रता का महत्व। स्वाधीनता अथवा स्वतंत्रता, लिबर्टी शब्द उत्पत्ति लैटिन भाषा के लिबर शब्द से हुए थे, जिसका अर्थ होता है उन्मुक्ता। व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास की स्वतंत्रता का बहुत बड़ा महत्व होता है। सामान्य स्वतंत्रता शब्द का अर्थ लोग व्यक्ति के उन्मुक्त व्यवहार से लगाते हैं। लास्की के अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ होता है मनुष्य की जरूरतों तथा अवसरों का उपलब्ध कराना। राजनीतिक चिंतकों का एक दल मानता है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता का अस्तित्व सही मायनों में तभी सिद्ध होगा जब उनके लिए किसी प्रकार का बाध्यता न हो। इस प्रकार के नकारात्मक चिंतन वाले लोगों का मानना है कि व्यक्ति को कार्य करने के लिए पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए, कोई बाधा नहीं होना चाहिए। नकारात्मक चिंतक वाले लोग स्वतंत्रता को एक प्रकार लाइसेंस बनाने का पक्ष में, लाइसेंसेस बनाने का पक्ष में। लाइसेंस का अर्थ होता है कि बिना रोक टाक कुछ भी करने की स्वतंत्रता, चाहे वह कार्य वैध हो या अवैध हो। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो मतलब अपने को अभी भी हीरो समझने कार्य करते हैं, रोज जो है कि वैध अवैध को नहीं देखते हैं और सिर्फ जो है कि वो अपने रूप में कार्य करने का प्रयास करते हैं। दूसरी तरफ एक सशक्त चिंतन दल भी है जिसका मानना है कि व्यक्ति को वहीं तक स्वतंत्र होना चाहिए जहाँ तक उसकी स्वतंत्रता दूसरे को स्वतंत्रता बाधित ना हो। मतलब स्वतंत्रता आप उतना ही लीजिए जिसके आप दूसरे को तकलीफ ना दे सकें। यदि दूसरे को आप तकलीफ दे रहे हैं तो आप गैर कानूनी कार्य कर रहे हैं। व्यक्ति की आगे देखते हैं, इधर आजा। हाँ, सकारात्मक स्वतंत्रता एक कानूनी सीमा रेखा होती है। इसका अर्थ होता है कि कानून तथा प्राधिकारी की सीमा से रेखा के बीच ही स्वतंत्रता होना चाहिए। कुछ स्वतंत्रताएं कानूनी रूप से प्रतिबंधित होती है। हम लोग को जो है कि मौलिक अधिकार में स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, वो अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक, वहाँ भी स्वतंत्रता दिया गया है। लेकिन स्वतंत्रता क्या है? आपको जो स्वतंत्रता जो दिया गया है, स्वतंत्रता क्या है? उसमें जो है कि आप जो है अपना अभिव्यक्ति का आज़ादी है, सारा चीज़ है, लेकिन आप उसको जो लिमिट में रखो। और लिमिट में नहीं रखिएगा, देश के विरोध में बोलिएगा तो फिर वही चीज़ होगा जो चीज़ आप सोचे भी नहीं होंगे। कुछ प्रमुख विद्वानों द्वारा दी गई स्वतंत्रता की परिभाषा के आधार पर कुछ निम्नलिखित प्रमुख तत्व उभर कर सामने आते हैं। स्वतंत्रता का अर्थ होता है बंधन मुक्ता नहीं होता है। मतलब कि स्वतंत्रता का अर्थ जो है बंधन मुक्ता नहीं होता, मतलब कि आप बंधन में हैं। आप जो है कि संविधान के अंतर्गत कार्य करिए, आप जो संविधान के अंतर्गत जो भी कार्य करना है करना, लेकिन संविधान से ऊपर अपने आप को जो है कि मानना नहीं है। व्यक्ति सिर्फ वही कार्य करने के लिए स्वतंत्र होता है जिसकी उसका विश्वास हो, जिससे उसका विश्वास हो। व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले कार्यों का कुछ निश्चित प्रतिबंध होते हैं। व्यक्ति कोई भी कार्य करेगा तो उसको संविधान के अंतर्गत यदि कार्य करेगा तो उसे जो है किसी प्रकार की समस्याएं जो है कि नहीं आएगा। व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले कार्यों को कुछ निश्चित प्रतिबंध होते हैं। स्वतंत्रता का अर्थ सिर्फ व्यक्ति के बाहरी विकास से नहीं होता है, बाहरी विकास से नहीं होता, बल्कि उसके आंतरिक तथा मानसिक विकास में सहायता प्रदान करने वाले तत्व के रूप में भी होता है। स्वतंत्रता पर कुछ कानूनी प्रतिबंध आवश्यक होते हैं। ये सारी चीज़ें जो है कि यहाँ पर जो है समझने की आवश्यकता है। अब आप देखते हैं भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का प्रावधान। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का क्या प्रावधान है देखते हैं। किसी भी जनतांत्रिक देश में जहां नागरिक का स्वतंत्रता प्राप्त होती है, भारतीय संविधान निर्माताओं ने भी अपने देश के नागरिक को मौलिक अधिकार प्रदान करके उन्हें कुछ स्वतंत्रताएं प्रदान की। देखिए अभी हम लोग बात कर रहे थे और वही चीज़ जो है कि हम लोग के सामने जो है कि आ चुका है। हमारे संविधान में मौलिक अधिकार दिया गया अनुच्छेद नंबर 19 से लेकर 22 तक, 19 अनुच्छेद से 19 से 22, जिसको हम लोग स्वतंत्रता का अधिकार कहते हैं। देखिए कुछ स्वतंत्रता वहाँ पर हम लोग को दिया है। जैसे वहाँ पर क्या दिया है, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। हम लोग को जो है आर्टिकल नंबर 19A में जो है इस चीज़ को दिया गया है, भाषण एवं
अभिव्यक्ति की आज़ादी, शांतिपूर्ण ढंग से सभाएं करने का, ये जो है 19B में दिया गया है, शांतिपूर्ण ढंग से जो है कि सभा आयोजित कर सकते हैं। 19C में संगठन निर्मित करने की स्वतंत्रता दिया हुआ है, और 19D में जो है भारतीय सीमा क्षेत्र के भय मुक्त होकर कहीं भी घूमने फिरने की स्वतंत्रता दिया गया है। 19D के बाद ई में जो है कि भारत में कहीं भी बसने तथा पुनः व्यवस्थित होने की स्वतंत्रता दिया गया है। ई के बाद ABCDEF है ना, एफ में जो है कि आप किसी भी व्यवस्था को व्यापार तथा पेशेवर चुनाव में कार्य में स्वतंत्रता जो है कि देने का कार्य सरकार ने किया है। जब कोई व्यक्ति कानून का उल्लंघन नहीं करता है, उसे बलपूर्वक किसी प्रकार का दंड नहीं किया जा सकता। मतलब कोई व्यक्ति जो है कानून का उल्लंघन जब कर ही नहीं रहा है, वो कानून के अंतर्गत ही कार्य कर रहा है, उसके ऊपर जाकर कार्य नहीं कर रहा है, अपने आप को जो ऊपर नहीं समझता है, तो उसको किसी प्रकार का दंड नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि वो कानून के अंदर ही कार्य कर रहा है। ना आयोग द्वारा निर्धारित दंड से अधिक उसे दंड दिया जा सकता है, और जो दंड देने का कार्य है वो दंड जो उतना ही दिया जा सकता है जितना जो है कि उसने कार्य किया है। मतलब चोरी किया है तो चोरी का ही दंड दिया जाएगा, और जितना चोरी किया है उतना ही दिया जाएगा, मतलब चोरी का दंड ही दिया जाएगा। और एक दोष को जो है कि बार बार जो नहीं दिया जाएगा, और उसे अपने पक्ष में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का रोका जा सकता है, और उसे अपने पक्ष में प्रमाण प्रस्तुत करने से रोका जा सकता है। नागरिकों को अपने जीवन तथा स्वतंत्रता की रक्षा का अधिकार है। मतलब आप जो नागरिक यदि अपने जीवन की स्वतंत्रता का रक्षा करने का अधिकार है, उन्हें मनमाने ढंग से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। मतलब किसी व्यक्ति को जो है सरकार की पुलिस जो है कि किसी प्रकार से भी गिरफ्तार मनमाने ढंग से नहीं कर सकता है। और आप इस बारे में विस्तार से आगे पढ़ेंगे, मतलब इसके बारे में हम लोग को फिर आगे अच्छा तरह से बढ़िया से जो है कि हम लोग पढ़ने का कार्य जो है करेंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं स्वतंत्रता की सुरक्षा। हर नागरिक की इच्छा होती है कि उसकी स्वतंत्रता सुरक्षित रहे। मतलब हर जितने भी नागरिक होते हैं उसकी एक इच्छा होती है कि उसे जो है कि स्वतंत्रता जो है कि उसकी सुरक्षित रहे, उसकी स्वतंत्रता सुरक्षित रहे। सुरक्षा संबंधित स्थितियों का कुछ आवश्यक तथा पूर्ण अधिसूचना द्वारा नियंत्रित करने का प्रयास किए हैं, जो निम्नलिखित है। संविधान में अधिकारों का प्रावधान है, कानून के नियम एवं कानून की दृष्टि में समानता है। आर्टिकल यदि हम लोग 15 पढ़ते हैं तो आर्टिकल 15 में वहाँ पर जो है विधि के समान एक समान होना चाहिए। जनतांत्रिक एवं उत्तरदायी सरकार का है। शक्ति का विकेंद्रीकरण तथा राजनीतिक मामलों में लोगों की अधिक से अधिक भागीदारी होना चाहिए। स्वतंत्रता की रक्षा है तो निष्पक्ष तथा स्वायत्ता न्यायपालिका व्यवस्था होना चाहिए। आर्थिक समानता तथा राष्ट्रीय साधनों का समान वितरण होना चाहिए। सुसंगठित दलीय व्यवस्था तथा जागरूक राजनीतिक दलों की व्यवस्था होना चाहिए। स्वतंत्र तथा भय मुक्त जनसंचार माध्यम होना चाहिए। जनता द्वारा सतत निगरानी का स्वाद, ये सारे अधिकार जो है कि सरकार के द्वारा ही दिया गया है, और सारे लोगों को जो इक्वल करने का प्रयास किया गया है। सारे लोगों को विकास में जो है ध्यान दिया गया है। गरीबों, दलितों, समाज के कमजोर वर्गों तथा औरतों की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए प्रावधान जो है कि सरकार हमारे संविधान में भी उल्लेख करते हैं, और कानून बनाने के कार्य जो है कि करते हैं। कोष्ठक में दिए गए उचित शब्दों का अध्ययन रिक्त स्थानों के भरिए। तो पहला जो है कि यहाँ पर स्वतंत्रता शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो रोमन से हुई है, ग्रीक से हुई है, लैटिन से हुई है, जहाँ से भी आप लिखिएगा, ये ऊपर एक क्वेश्चन है, सारे चीज़ आप लिखिएगा। न्याय के सामाजिक तथा राजनीतिक है, तो हम लोग यह तीसरा पॉइंट जो है वहाँ पर दिया गया था, उस चीज़ को हम लोग देखते हैं लास्ट। न्याय के सामाजिक तथा राजनीतिक आयाम। न्याय जस्टिस शब्द लैटिन भाषा से जस्ट से उत्पन्न हुआ है। इसमें जो है कि न्याय जो है कि लैटिन भाषा से उत्पन्न हुआ, जिसका अर्थ होता है बंधन, जिसका अर्थ होता है बंधन। समाज में रहने वाले सभी व्यक्ति कुछ अधिकार एवं कर्तव्यों द्वारा एक दूसरे के साथ बंधे होते हैं। मतलब जितने भी लोग हैं भारत के लोग, चाहे किसी देश के लोग, वो जो है किसी न किसी रूप से बंधन के रूप में जो है कि कर्तव्य या अधिकार के रूप से बंधन में बंधे हुए हैं। तथा जनता को जो चीज़ उनके अधिकार एवं कर्तव्यों से बांध कर रखने का कार्य करती है वह न्याय कहलाती है। मतलब जो बंधन जो है कि एक प्रकार से बांध के रखने का कार्य करती है उसे न्याय कहते हैं। बारकर के अनुसार एक संगठित प्रणाली में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ अथवा एक पुरुष एक स्त्री के साथ जुड़ाव मानव संबंधों के अंतर्गत रखता है, और यही न्याय दूसरे दृष्टिकोण के अनुसार दो अथवा दो से अधिक सिद्धांतों का टकराव से किसी वातावरण से उत्पन्न अस्तित्व का संतुलित करने की प्रक्रिया ही न्याय है। इस प्रकार दो विरोधी दलों के बीच संतुलन सुनिश्चित करना ही न्याय है। न्याय के बारे में भी एक धारणा यह भी है कि अदालतों में अथवा कानूनी फैसले को ही न्याय कहते हैं। इसकी एक धारणा ये भी है कि जो अदालत में जो फैसला देता है उसको हम लोग न्याय कहते हैं। अब न्याय शब्द का एक अर्थ विभिन्न सामाजिक संदर्भों में भी उभर कर सामने आया है। इस दृष्टि से न्याय का अर्थ माना जाने लगा है कि सामाजिक विसंगतियों को दूर करने तथा इसमें स्वच्छता बनाए रखने के लिए न्याय का एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसे मूलतः समानता
के अर्थ में समझा जाने लगा है। समानता का एक व्यापक अर्थ का न्याय तथा केंद्रित करने की कोशिश की गई है। हमारे अपने संविधान के न्याय प्रणाली के तहत मौलिक अधिकार की बात करते समय कानून के समझ समानता की बात स्वीकार की गई है। विचारों के इतिहास में न्याय को दो महत्वपूर्ण अवधारणाएं मिलती है। न्याय को जो है दो महत्वपूर्ण अवधारणाएं मिलती है, जिसमें से क देखा जाए तो न्याय की संख्यामूलक अवधारणाएं और ख देखा जाए तो न्याय की समतानुमूलक अवधारणाएं जो है दो यहाँ पर दिखाई देती हैं। न्याय की संख्यामूलक अवधारणाएं समाज में व्यापक असमानताओं को समान वितरण प्रणाली के द्वारा दूर करने की वकालत करता है। इस दृष्टि के अनुसार हर व्यक्ति की संख्या एक होती है, एक से अधिक नहीं होते। इसका अर्थ हुआ कि व्यक्ति के बीच उत्पन्न असंतुलन का समान संतुलित न्याय प्रणाली के द्वारा दूर किया जा सकता है। मतलब किसी प्रकार की यदि समस्याएं आती हैं तो समस्या को दूर करने का प्रयास जो है न्याय व्यवस्था करती है। दूसरी तरफ सुकरात तथा अरस्तु अनुपातिक न्याय की बात करते हैं। उसके अनुसार समान श्रेणी के लोगों का समान वितरण तथा विषम श्रेणी के विषम वितरण की व्यवस्था होनी चाहिए। उसके अनुसार शक्ति तथा संसाधनों के अनुपातिक आधार पर बंटवारा किया जाना चाहिए। इसके लिए समाज के लिए व्यक्ति के योगदान पर मापदंड मापना चाहिए। अरस्तु इसके लिए एक उदाहरण भी देता है। वह कहता है कि यदि लोगों की बांसुरियाँ बांटनी हैं तो इसमें सावधानी या आवश्यक बरतनी चाहिए कि बांसुरी सिर्फ उन्हें दी जाए जो बांसुरी बजाना जानता है। मतलब कि उसका कहना है कि जो है ये बांसुरी उसी को दिया जाए जो बांसुरी बजाने जानता है। मतलब ऐसे लोगों को ना दे दिया जाए जो बांसुरी को बजाना नहीं जानता। न्याय एक न्यायात्मक अवधारणा प्राचीन काल से लेकर अब तक इसमें लगातार परिवर्तन होते रहे हैं। हमें न्याय की विभिन्न अवधारणाओं का परिचय प्राप्त कर लेना जरूरी है। मतलब हम लोग जो है कि इसका परिचय जानना बहुत जरूरी है। तो देखते हैं पहला न्याय क्या है। पहला न्याय हम लोग बात करते हैं तो पहला न्याय है सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय एक ऐसा प्रक्रिया जिसके तहत समाज में रहने वाले ही व्यक्ति की सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति तथा उसके विकास के सभी उपकरण उपलब्ध कराए जाते हैं। सामाजिक न्याय समाज के असहाय समझ तथा जीवन के निराश हो चुके लोगों को राज्य की तरफ से सुरक्षा कवच के रूप में वितरण न्याय की मांग करता है तथा उनको सुरक्षित जीवन का अवसर प्रदान करता है। अब सच्चाई तो यह है कि आज के सामाजिक न्याय का कल्याणकारी राज्य की पहली आवश्यकता बन चुकी है। मतलब समाज में यदि किसी प्रकार का भेदभाव किसी प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती है तो उस राज्य मतलब राष्ट्र जो है कि भारत देश जो है मतलब अपने अपने राष्ट्र जो है उसका जो है कि क्या है उस समस्या का समाधान करने का कार्य जो है कि करती है सरकार। सुरक्षात्मक विभेद सामाजिक रूप से पिछड़े तथा कमजोर वर्ग के लोगों को समानता का सुनिश्चित करने के लिए यह एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया। इस प्रक्रिया का प्रयोग समाज के कमजोर तथा पिछड़े वर्गों को विभेद करने में किया जाता है। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों की आरक्षण के आधार पर वरीय प्रदान करना। मतलब हमारे ही जो है कि न्याय व्यवस्था यदि देखा जाए भारत का तो उसमें भी जो है आगे बढ़ाने के लिए लोगों को जो है कि आरक्षण देने का कार्य जो है कि किया गया है। अब एक दूसरा न्याय है आर्थिक न्याय। MP सीतालवल के अनुसार आर्थिक न्याय का अर्थ होता है हर व्यक्ति को अपने जीवन स्तर को व्यवस्थित करने तथा सुदृढ़ आर्थिक स्थिति बनाने की स्वतंत्रता है। मतलब कोई व्यक्ति जो अपना विकास करने के लिए कुछ कमाना चाहता है तो कमा सकता है, अपने आप को विकास करने के लिए कुछ भी कार्य कर सकता है, लेकिन गलत कार्य नहीं कर सकता। इसका अर्थ यह भी है कि समाज में रहने वाले समझ बेरोजगार बूढ़े तथा ऐसे लोग जो अपनी आर्थिक स्थिति को ठीक नहीं रख सकते उन्हें समाज द्वारा सहायता प्रदान किए जाना संबंधी प्रदान है। मतलब यदि जो कुछ लोग हैं जैसे जो है बेरोजगार लोग हैं बूढ़े लोग हैं वो जो अपने विकास के लिए कार्य नहीं कर सकते तो सरकार उसकी सहायता करने का कार्य करती है। गांधी जी ने कहा था मैं समान वितरण के सिद्धांत को अपना आदर्श मानता हूँ किंतु जहाँ तक मैं समझता हूँ कि यह वास्तव में संभव नहीं है इसलिए मैं चाहता हूँ कि न्याय संगत बंटवारा हो जाए। मतलब गांधी जी का भी कहना था कि न्याय जो है उसका बंटवारा होना चाहिए। तो एक प्रकार से देखा जाए तो ये बहुत ही आदर्श है, आदर्श सिद्धांत है, इसको मैं आदर्श मानता हूँ किंतु जहाँ तक मैं समझता हूँ इसका वास्तव में संभव नहीं है इसलिए मैं इसका जो है न्याय संगत बंटवारा चाहता हूँ। मैंने बंटवारा के लिए जो है कि तैयार थे, हर जगह बंटवारा हो गया। राजनीतिक न्याय का देखो एक राजनीतिक न्याय है उसको हम लोग देखते हैं। राजनीतिक न्याय का अर्थ है राज्य के मामलों में वहाँ की जनता की हिस्सेदारी तथा देश की निगरानी में उसकी हिस्सेदारी, जनतंत्र में वैक्स मताधिकार प्रणाली एवं प्रकार के राजनीतिक न्याय के राज्य की नौकरियां के सबके लिए समान अवसर, चुनाव लड़ने का अधिकार, भाषण तथा व्यक्ति की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता तथा सरकार की आलोचना करने के संबंधी व्यक्ति प्राप्त मौलिक अधिकार राजनीतिक न्याय के अंतर्गत आते हैं। मतलब राजनीतिक न्याय यदि देखा जाए तो व्यक्ति
आर्थिक आज़ादी आर्टिकल नंबर 19A में हम लोग इसमें पढ़ते हैं। और ये सारे चीज़ जो स्वतंत्रताएं जो है संगठन बनाने के लिए, संगठन हम लोग आर्टिकल नंबर 19C में पढ़ते हैं। ये सारी चीज़ को जो है कि स्वतंत्रताएं जो है हम लोग मौलिक अधिकार में भी दिया गया है। हम लोग सरकार का विरोध भी कर सकते थे, सामाजिक न्याय के रूप में इसे जाना जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? न्याय को औचित्य, स्वतंत्रता और समानता के साथ इसका संबंध। बार्कर ने न्याय की व्याख्या करते समय इसे स्वतंत्रता तथा समानता की एक स्वाभाविक प्रक्रिया माना था। दूसरे शब्दों में कहें तो स्वतंत्रता के तार्किक आधार समानता है तथा समानता का तार्किक आधार न्याय है। स्वतंत्रता तथा समानता न्याय के दो महत्वपूर्ण बिंदु है और स्वतंत्रता तथा समानता का अंतिम लक्ष्य न्याय होता है। आज यह माना जाने लगा है कि किसी व्यक्ति के विकास में स्वतंत्रता, कानून के समझ समानता तथा कानून के द्वारा प्रदत्त कुछ हद तक सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय का बहुत बड़ा योगदान है। मतलब व्यक्ति को यदि सही न्याय मिलता है तो व्यक्ति जो है कि नैतिक, चारित्रिक और हर प्रकार से वो जो है अपना विकास, मानसिक, बौद्धिक, नैतिक हर प्रकार से जो है कि विकास कर सकता है। और ये जो है कि इसी कारण से इसमें कार्य करना उचित है। कोष्टक में देखा जाए, कोष्टक में क्या है? कोष्टक यदि हम लोग देखते हैं, कोष्टक के अनुसार में जो हम लोग खाली स्थान जो है उसको भरने का कार्य यहाँ पर किया जाता है। तो यहाँ पर ये आपके कार्य, इसमें जो है कि आप इसमें भरने का कार्य करें। आप देखिए इस चैप्टर से हमने क्या सीखा, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। तो इस चैप्टर में हमने क्या क्या सीखा, ये चीज़ हम लोग यहाँ पर अभी पढ़ेंगे। उसके बाद प्रश्न उत्तर में हम लोग चल जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर हम लोग ने क्या क्या सीखा, इतना बड़ा चैप्टर पढ़े तो पढ़ने के बाद तो कुछ तो सीखे होंगे। तो हम लोग देखते हैं क्या सीखे, यहाँ पर क्या सीखे, क्या हुआ। तो यहाँ पर हम लोग ने जो है कि प्राचीन ग्रीक चिंतक राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन राजनीतिक दर्शन के अंतर्गत करते हैं। मध्यकाल में राजनीतिक विज्ञान धार्मिक संस्थाओं का चर्चा का अधीन आ गया था, जो हम लोग पहला ही लाइन में पढ़े थे। आधुनिक काल में राजनीतिक विज्ञान के एक अर्थात धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण के ग्रहण कर लिया था। आधुनिक क्रांति के बाद दुनिया का अर्थव्यवस्था में आए परिवर्तनों का राज्य की भूमिका सीमित कर दी गई, जो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। राजनीतिक विज्ञान मूलतः राज्य का अध्ययन करने वाला विज्ञान बन गया था। इसके अंतर्गत सरकार को विभिन्न रूपों में अंगों जैसा विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, कार्यप्रणाली का अध्ययन किया करते थे। मतलब कि वहाँ पर जो राजनीतिक मूलतः जो है कि हम लोग क्या है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका का अध्ययन करते हैं। 20वीं शताब्दी के आते आते राजनीतिक विज्ञान के सिद्धांतों में व्यवहारवादी परिवर्तन आए तथा उसका अध्ययन क्षेत्र का अधिक संस्थाओं के बदलकर राजनीतिक गतिविधियों में लिप्त व्यक्तियों तथा संस्थाओं में व्यापक रूप फैल गया। ये सारे चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं और समझ चुके हैं। इसी कारण से यहाँ पर जो इसका कोई व्याख्या नहीं किया जा रहा है। प्राचीन भारत में राजनीतिक विज्ञान का अर्थशास्त्र के नाम देखें। अर्थशास्त्र हम लोग जैसे कौटिल्य मतलब चाणक्य जी ने नाम दिया था। इसके अंतर्गत राज्य के भूभाग के अंतर्गत होने वाली समस्त राजनीतिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता था। तब राजनीतिक गतिविधियां नैतिक, धार्मिक तथा आधार पर स्थित थी। मध्यकाल के आते आते भारत में राजनीतिक तथा अर्थ दरबारों का सिमट कर रख गया। ब्रिटिश हुकूमत के समय इसका दृष्टिकोण बदलकर देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता का विरोध हो गया था। राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत राज्य की भूमिका, सरकार का कार्यप्रणाली दोनों के आपसी समुद्र का अध्ययन किया जाता है। राजनीतिक विज्ञान का अर्थ राजनीतिक शास्त्र से भिन्न होता है। यहाँ पर हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि राजनीतिक विज्ञान किस प्रकार से राजनीतिक शास्त्र से भिन्न होता है। शक्ति का अर्थ होता है दूसरे को नियंत्रित करने की क्षमता तथा शक्ति का वैधानिक प्राप्त हो जाती है तो उसे सत्ता कहते हैं। तो ये भी हम लोग ने जो है कि इसका अध्ययन हम लोग ने किया है। समाज तथा किसी व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले निवांत रूप से क्रियाकलापों को स्वतंत्रता कहा जाता है। किंतु सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ होता है कि कोई व्यक्ति वहीं एक स्वतंत्र है जहां इससे किसी दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता बाधित नहीं होती। स्वतंत्रता का अर्थ यही है, कॉमन सा है, कि आप उतने ही स्वतंत्र हैं जिससे किसी दूसरे व्यक्ति को कष्ट ना हो। कानून स्वतंत्रता की रक्षा करता है। भारतीय संविधान में नागरिकों को कई प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। तो हम लोग जो है कि यदि हम लोग पढ़ते हैं मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार में पढ़ने का हम लोग मौका मिलता है कि आर्टिकल नंबर 19 से लेकर 22 तक जो है हम लोग की स्वतंत्रता देने का कार्य करता है। कानून स्वतंत्रता की रक्षा करता है। भारतीय संविधान के नागरिकों को कई प्रकार की स्वतंत्रता दी गई। स्वतंत्रता व्यक्तिगत, तो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक तथा राष्ट्रीय हित की होती है। समानता, समुचित समानता मुहैया कराने की प्रक्रिया न्याय कहलाता है। सामाजिक न्याय के तहत समाज में कमजोर तथा अक्षम लोगों की सहायता प्रदान की जाती है। सामाजिक न्याय एक कल्याणकारी राज्य की प्रमुख आवश्यकता होती है। मतलब सामाजिक न्याय जो होता है वो एक देश को विकास की ओर लेके जाता है, विनाश की ओर से बचाता है। दूसरे प्रकार के न्याय राजनीतिक तथा आर्थिक न्याय कहलाते हैं। न्याय की पहली शर्त स्वतंत्रता तथा समानता है। न्याय के मतलब पहला क्या है, या तो स्वतंत्रता है और दूसरा जो है समानता है। अब इसमें पार्ट में जो है कि क्वेश्चन है, क्वेश्चन को आप जो है कि बढ़िया ध्यानपूर्वक से यहाँ पर देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। पहला क्वेश्चन है राजनीतिक विज्ञान का अर्थ बताया था, इसके बदलते स्वरूपों की व्याख्या कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है भारतीय संदर्भ में राजनीतिक विज्ञान के प्रमुख राजनीतिक विज्ञान की भूमिका और संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तीसरा जो क्वेश्चन वही है, इसी प्रकार से जो क्वेश्चन सारा
अलग चीज़ है। राजनीतिक विज्ञान तथा राजनीतिक शास्त्र में क्या अंतर है? शक्ति का अर्थ बताते हुए सत्ता, इसकी विभिन्नता के बारे में स्पष्ट करिए। स्वतंत्रता के परिभाषा बताते हुए मानव के विकास में भूमिका स्पष्ट करें। न्याय व्याख्या करते हुए इसके सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक स्वरूपों का विश्लेषण कीजिए। न्याय के प्रशासनिक स्पष्ट कीजिए तथा स्वतंत्रता के लिए इसके संबंध में प्रकाश डालिए। तो ये सारे चीज़ जो है कि यहाँ पर हम लोग को बताना है। पाठ में जो हम लोग अंदर में जो भी हम लोग अभी पढ़े है ना, तो जहाँ जहाँ हम लोग पढ़े और वहाँ पर जो क्वेश्चन आया था उसका आंसर है एक का जो है अरस्तु मार्क्सवादी व्यवहार, राइज मैकियावेली, शक्ति, अनुचित व नए संगठित, ये सारे चीज़ जो है कि यहाँ पर इसका आंसर दिया हुआ है। तो आप आंसर को जो है कि यहाँ पर देख सकते हैं। कृपया देखिए उपखंड यहाँ पर सबका जो है कि सब चीज़ लिखा हुआ है। ये जो है कि चैप्टर जो है कि समाप्त हो गया। अब हम लोग जो है कि सेकंड जो पढ़ेंगे वो हम लोग का होगा राष्ट्र, राज्य तथा सरकार। हम लोग जो पढ़ने वाले हैं राष्ट्र, राज्य और सरकार, है ना। सेकंड चैप्टर हम लोग राष्ट्र, राज्य और सरकार के बारे में अध्ययन करेंगे। यदि किसी प्रकार से आप लोगों को समझने में समस्या आती है तो आप जो है कि कमेंट बॉक्स में आंसर लिख सकते हैं। और यदि आपको जो है कि सब्सक्राइब करने की इच्छा करें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, नहीं भी करने की इच्छा करें तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से आप वीडियो देखिए, सुनिए, मज़े लीजिए। इसके बाद हम लोग जो है कि देखिए सेकंड चैप्टर में हम लोग जो है राष्ट्र, राज्य तथा सरकार के बारे में अध्ययन करेंगे, है ना। राष्ट्र, राज्य के बारे में यहाँ पर ये सारे चीज़ जो है कि हम लोग पढ़ेंगे आगे जाकर। ये चीज़ हम लोग कल पढ़ेंगे। कल इसको जो हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्र, राज्य तथा सरकार। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।